गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गृहिणी चिकित्सा भाग 3, अग्नि चिकित्सा, गृहिणी बल्य चिकित्सा, रसायन चिकित्सा एंड क्लिनिकल फॉर्मुलेशंस। मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया है, आप जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी है या लाइव लेक्चर अटेंड किया है लास्ट, तो इससे पहले भी मैंने बताया कि जो चिकित्सा आप खुद दे सकते हो पेशेंट को, जो चिकित्सा के कल्प द्रव्य मार्केट में अभी अवेलेबल है, आप अभी प्रिस्क्राइब करोगे तो पेशेंट को रिजल्ट आएगा। आप अभी पेशेंट से डिस्कस करोगे तो वो सिम्टम्स बता के आप उस ट्रीटमेंट को उस स्टेज में स्टार्ट कर सकोगे। ऐसी चिकित्सा हम अभी बता रहे हैं। इट्स टोटली क्लिनिकल प्रैक्टिस ओरिएंटेड, नॉट थेरोटिकल। आपका थ्योरी का इसमें पार्ट आएगा, जरूर आएगा, मगर वो पार्ट कैसे आएगा, जैसे हमें ट्रीटमेंट देते वक्त जो थ्योरी एक्चुअली पता होने की बहुत जरूरत है वही आएगा। क्योंकि गृहिणी चिकित्सा में हम अगर देखेंगे वाग्भट में, चरक में, तो बहुत डिटेल में बात बताया गया है, अलग अलग कल्प बताए गए हैं, मगर वो कल्प हम अभी यूज नहीं कर सकते या नहीं कर पाते हैं, मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो हम अलग अलग ग्रंथों से, मतलब अष्टांग हृदय, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, रसशास्त्र के ग्रंथ, वैशेष रत्नावली, योग रत्नाकर, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ, उसमें जो जो चिकित्सा है वो मिला के स्टेज वाइज वो अभी सेटअप करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो इससे पहले मैंने बताया था, मेरा परिचय आपको पता है, जो नए हैं उनको बस ओवरलुक करने के लिए। मेरा नाम वैद्य केदार जोशी है। एसवीजी संभाषा प्लेटफॉर्म से मैं गत 10 सालों से अलग अलग सेशंस हमारी टीम कंडक्ट करते आ रही है, और इसी रिगार्डिंग हम संहिता आधारित क्लिनिकल बेस्ड क्लिनिकल डिस्कशंस, ये सेशंस हम कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था गृहिणी चिकित्सा का प्रोटोकॉल। इससे पहले पार्ट में मूलभूत सिद्धांत एवं संप्राप्ति, उसमें मलपाचन चिकित्सा, दोषानुरूप चिकित्सा, आम पाचन चिकित्सा। इसमें आज के जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे अग्नि चिकित्सा, गृहिणी की बल्य चिकित्सा, परपटी कल्पना, वसंत कल्प, आसवारिष्ट, चूर्ण कल्पना। ठीक है, ये हम डिटेल में विस्तार से बात करेंगे। और उसके बाद में जो लास्ट पार्ट होगा, शायद लास्ट पार्ट होगा, उसमें गृहिणी के अनेक कल्प, अनुभूत योग, और ओपीडी रेडी प्रोटोकॉल्स, स्टेज वाइज केस डिस्कशन, रुग्णानुभव, मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन इंटरप्रिटेशन फॉर द गृहिणी, ये चीज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज का जो पार्ट है हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो है त्याग्नि चिकित्सा। तो जो पहला पार्ट जो था, पहले दो पार्ट जो हमने देखे कि इसमें मलपाचन और दोषानुसार आम पाचन चिकित्सा, तो इसके बाद में आती है चीज, ये दोनों चीज होने के बाद में अग्नि बढ़ाने की चिकित्सा आती है। मतलब जो अग्नि है, हमने अग्नि का स्थान देखा, मूल देखा, उसका कर्म भी देखा, इसको तो उसमें जो चीजें मिसिंग है अभी, तो हम देखेंगे कि अग्नि कैसे बढ़ाए, कौन से द्रव्य से बढ़ाए, कैसे कैसे वो हमारे गृहिणी चिकित्सा में इम्पैक्ट करती है। तो उसमें 3 स्टेज आते हैं, अग्नि संदूषण, अग्नि धमापन और अग्नि स्थिरीकरण। ये बहुत अलग अलग स्टेज हम इसमें देखने वाले हैं। पहले तो होता है अग्नि संदूषण, वो कैसे हम देखेंगे बाद में। तो उसमें क्षार लवण युक्त चूर्णवटी का योजन। बाद में अग्नि धमापन, जैसे आपने कभी चूल्हा वगैरह जलाया होगा या आपने बॉन फायर किया होगा पार्टी में या कहीं पे, तो उसमें पहली चीज होती हम आग अभी पहले तो जलाते, स्टार्ट करते, उसको अग्नि संदूषण कहेंगे। दूसरी होती है अग्नि धमापन। धमापन मतलब अग्नि जो है उसको बढ़ाना, उसके बाद में स्थिरीकरण मतलब उसको स्टेबल रखना। तो ये चीज हमें शरीर में भी करनी होती है। तो कैसे करनी, कौन से द्रव्य से करनी, हम देखेंगे अभी। तो पहला पार्ट जो आता है अग्नि अग्निदीपन, जो है ग्रहण में बताया गया है चरक संहिता में। तो चरक चिकित्सा में जो प्रोटोकॉल आया है गृहिणी चिकित्सा का, उसमें दीपन शब्द में एक वर्णन है। ठीक है, दीपनानाम च सर्पिषम, चूर्णानि लवणम क्षारम मध्वारिष्ठा सुरासवम विविध तक्रयोगाश्च दीपनानाम च सर्पिषम। मतलब दीपन करने में ये सब चीजें करनी चाहिए, ऐसे चरक संहिता में बताया गया है। तो क्यों करनी चाहिए, तो पहले तो लवण क्षार युक्त चूर्ण स्पेसिफिक बताया गया है, जिसमें लवण हो और क्षार हो। क्यों, क्योंकि प्रथम चरण में क्षार और लवण प्रधान चूर्णों से अग्नि प्रज्वलित किया जाता है। दूसरे स्टेज में जैसे मध्वारिष्ट, मतलब जैसे आसवारिष्ट है, जो अग्नेय गुण प्रधान कल्प होते हैं, जो कल्प
अग्नि को डायरेक्टली बढ़ाते, उसकी संधान विधि की जो प्रक्रिया है वो खुद तीक्ष्ण उष्ण है, वो अग्नि को बढ़ाएंगी। और तीसरा जो टाइप आता है उसमें तक्र प्रयोग या दीपन घृत प्रयोग। ठीक है, तो हमें पता है सभी को अग्नि दीपन के लिए घृत श्रेष्ठ है और स्थिर करने में है लॉन्ग टर्म के लिए, मगर वो किस अवस्था में देने, कौन से सिद्ध घृत यूज करने, वो हम देखेंगे। पहली पार्ट जो आता है तो वो अग्नि संदूषण का है। अग्नि संदूषण जो है वो लवण रस में ही क्यों बताया गया है। अभी कटु आम्ल लवण ये जो तीन रस है, तो उसमें अग्नि वायु का महाभूत प्रदान होगी कटु रस में, अम्ल में अग्नि और पृथ्वी, लवण में अग्नि और जल। तो कटु रस हम सेवन करते हैं, पांचभौतिक संगठन हम देखेंगे जैसे, तो उसमें अग्नि वृद्धि तो तुरंत होती है, मगर वो ज्यादा देर तक बनी नहीं रहती। जैसे हम उसको अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे, तो जैसे कोयले पे अगर हमने फूंकर मारी, ठीक है, अगर देखेंगे तो आम्ल रस जो है, कोई भी आम्ल रस की दवाइयां है या आम्ल रस के जो कुछ कल्प है या नींबू लीजिए, तो वो अधिक कार्यकारी रहता है, ईंधन मतलब ज्यादा समय जलने के, मगर उसमें जैसे तेल और जो दीर्घकाल तक ऊष्मा प्रदान कर सकता है। और उसी से अग्नि और जल तत्व होने की वजह से लवण रस ये प्रधान बताया गया है अग्नि संदूषण के लिए। तो हमें ये बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए कि किसी भी पेशेंट का अगर अग्नि ही नहीं है, मतलब बहुत कम अग्नि है, भूख ही नहीं लगती, सिंपल बात, अगर वो ओपीडी में क्या बताएंगे हमें कि सर भूख ही नहीं लगती है और बहुत कम भूख लगती है, तो उसमें पहला हमें कल्प या पहला कोई भी ऐसी चीज हमें देनी होगी जिसमें लवण और क्षार हो, तो ही अग्नि बढ़ने की स्टार्टिंग हो सकती है, अग्नि बढ़ने की तरफ हम जा सकते हैं। तो ये पहली बात होगी। तो क्षार कल्पना का जो वाग्भट में भी बताया गया है, क्षारम सर्वस्वम परमम तीक्ष्णोष्णम कृमिजित लघु, मतलब वाग्भट के अनुसार भी क्षार जो है वो उष्ण है, तीक्ष्ण गुण के है, मगर वो तुरंत अग्निवर्धन करने में सक्षम है। तो हमने जो जो कल्प हम इसके बारे में देखेंगे, या आपने भी कभी कभी मतलब आप कॉलेज में हो, यूज में वगैरह, आपने तो अर्क लवण जैसी चीज बनाई होगी, ठीक है, अर्क लवण हो गया या हिंगवाष्टक हो गया, ये चीज आप इजीली बनाते हो कॉलेज में होने के बाद। तो वो चीज है मेजरली अग्निदीपन की तौर पे यूज किए जाती है, और वो अत्यंत तीक्ष्ण होते हैं, अग्निवर्धन में सक्षम होते हैं। तो क्षार का अग्निदीपन हो गया, उसमें जैसे अर्श उदर, इस व्याधि में ज्यादातर क्षार का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण ये है कि उदर या अर्श ऐसी व्याधि है, इसमें अग्नि का बहुत महत्व है, मतलब अग्नि कम होने की वजह से ही ये व्याधि होती है, ठीक है, मंदाग्नि होने की वजह से होती है। दूसरा एक छेदन भेदन कर्म में आपको पता है कि ग्रहण में क्षार प्रयोग बताया गया है, कफज ग्रहणी में विशेषता, और लवण और क्षार का संयोग करके, जैसे भास्कर लवण चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, हिंगू बचादी चूर्ण है, ऐसी कल्पनाएं आती है जो जिसमें क्षार भी है और लवण भी है, तो और तीक्ष्ण उष्ण गुण बढ़ते हैं, तीक्ष्ण उष्ण गुण बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो ये होगी क्षार कल्पना। अभी ये इसमें हम पहला पार्ट देखेंगे, हम एक्चुअली हमें प्रैक्टिस में यूज क्या करना है। तो पहले आता है दीपनीय महाकषाय। दीप नाम में ही है, चरक में चौथे अध्याय में बताया गया है, फोर्थ चैप्टर में सूत्र स्थान के, उसमें जो महाकषाय बताए गए हैं 50 महाकषाय, उसमें जो पहला है वो दीपनीय महाकषाय है। इसमें पिपली पिपली मूल विचित्र शुंठी आम्लवेत मरीचा मुदा भल्लातक और हिंगू, ये सभी जो द्रव्य है, इसका मार्केट में सिरप भी मिलता है, इसका कषाय भी मिलता है, मैंने जैसे फोटो में दिखाया है। मैं भी ये फोटो क्यों दिखा रहा हूँ हर कल्प के, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सर हमने ये तो पढ़ लिया, मगर ये अगर हमें बनाना नहीं आता, ये सब चूर्ण मिलते नहीं है, अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते, तो इसका कुछ फॉर्मुलेशन मिलता है क्या मार्केट में, ऐसे बहुत बार स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने प्रयास किया है कि हर एक कल्प का फोटो में दिखाऊं, कोई भी कंपनी हो, ये भी ये व्यास कंपनी का है, अलग अलग कंपनियां बनाती है, और नासिक के एक बहुत बड़े वैद्य है, वैद्य देशमुख सर, वो खुद बस महाकषाय पे ही प्रैक्टिस करते हैं। वैद्य तपन सर के वो विद्यार्थी है, और वो उनका महाकषाय का लेक्चर भी बहुत फेमस है, वो सीरीज भी लेते हैं, तो वो खुद भी बनाते हैं, वो स्टूडेंट्स को भी देते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो वो आप उनसे मंगवा सकते हो। तो देशमुख सर जो है नासिक के, वो महाकषाय सभी बनाते हैं टैबलेट्स, तो वो टैबलेट में भी यूज कर सकते हो,
नहीं तो उसका सिरप भी आता है, कषाय भी आता है। तो दीपनीय महाकषाय आप डायरेक्टली दीपन करने के लिए एज अ प्राइमरी ड्रग, आपको कुछ कुछ नहीं पता होगा तो आप दे सकते हो। मगर अभी ये क्षार या लवण जो द्रव है, इसके साथ कौन से चूर्ण ग्रंथ में मिलते हैं, जैसे मैंने बताया कि हिंग द्वयुक्त चूर्ण है, हिंगु बचादी है, हिंगवाष्टक है, लवण भास्कर है। तो मैंने स्क्रीन पे दिखाया गया है आपको। तो लवण भास्कर चूर्ण, हिंगु बचादी और हिंगवाष्टक चूर्ण, इसमें सभी में लवण है। इसमें पंचलवण है या क्षार है, ऐसे कॉम्बिनेशंस में ये तीनों चूर्ण आप अलग अलग अवस्था में दे सकते हो। ये क्यों देना है हमें, हम फर्स्ट स्टेज पे हैं जिसमें दीपनानी लवण क्षार, ऐसे जिसमें चरक में बताया गया है लवण क्षार, इसका जो प्रयोग करना है फर्स्ट स्टेज में, यही पे हम अभी। तो अभी ये हम चूर्ण अग्नि दीपन के लिए या अग्नि संदूषण के लिए हमें यूज करना है, ठीक है। तो अभी तक हम अग्नि संदूषण को आगे, आपको अगर पेशेंट बता रहा है कि सर हमें भूख ही नहीं लगती, तो आप जो अवस्था है इसकी तीनों भी अलग अलग अवस्था है, तो आप वो अवस्था चूज करके चयन करके, अगर जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, अगर आपको इस चूर्ण में भी अगर कुछ नहीं समझ रहा, अगर बेसिक की प्रैक्टिस है आपकी या स्टूडेंट हो आप, तो आपका भास्कर लवण, हिंगवाष्टक या हिंगवचदी कौन सा देना है, इसको अभी चयन भी नहीं कर पा रहे, तो सिंपल अग्निमान्य अधिकार में आया भास्कर लवण, ये चूर्ण ब्रॉड स्पेक्ट्रम काम करता है। सिंपल समझ लीजिए, अगर किसी को भूख ही नहीं लगती, बहुत बहुत कम है, अग्नि संदूषण की फर्स्ट स्टेज है, आपको कुछ पता नहीं है, आप डायरेक्टली भास्कर लवण चूर्ण अगर लिखते हो, उसको देते हो देने के लिए, उसका भी विधि भी है, उसका लेने का टाइमिंग भी बताया गया है। तो अगर हम भास्कर लवण चूर्ण फर्स्ट टाइम में देते हो तो आपको इजीली दीपनीय गुण दिखने को मिलते हैं। अभी हम एक्चुअली कल्प पे आते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हम एक एक कल्प डिटेल में देखेंगे। उसका पहला कल्प है चित्रकादिवटी, ये चरक में ही आया है, चरक चिकित्सा में आया है। तो ये कंपनी का मिलता है मार्केट में, बहुत अच्छा प्रिपरेशन है दूध पापेश्वर का। अलग कंपनी भी बनाती है, मतलब एक बैद्यनाथ कंपनी भी बनाती है, आई थिंक सांडू का भी है शायद, पतंजलि का भी है। कौन सा भी यूज कर सकते हो आप। मैंने चित्रकादि गुटी दूध पापेश्वर खाया है, अच्छा है उनका। तो खुद उसमें चित्रक पिप्पली मूल व्योश मतलब त्रिकटु, ये सब दीपन पाचन करने वाले या मेजरली दीपन करने वाले द्रव्य आए हैं। जैसे हमने महाकषाय में भी देखा, वही द्रव्य यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। उसमें दो क्षार है, देखो अग्नि संदूषण के लिए हमने पहले ही देखा लवण और क्षार, जो दोनों चीजें चाहिए वो दोनों इसमें है, पंचलवण है इसमें, और सर्जिक क्षार और युवक क्षार है, दोनों है। उसके साथ उसको भावना जो दी गई है मातुलंग स्वरस की, दाड़िम स्वरस की दी गई है। तो ये और आम्ल रस का भी होता है, मतलब लवण रस भी है, आम्ल रस भी है, और चित्र पिपली मूलक व्योश है, ये कटु रस भी है। जैसे हमने देखा था फर्स्ट स्लाइड में, आपको याद है तो ये लवण, कटु और आम्ल, ये तीनों चीजें जो अग्निदीपन करने वाली है, तीनों जो रस है वो इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अच्छा अग्निदीपन करता है। फलश्रुति में जो आया है, आप पढ़िए लास्ट लाइन, कृताम विपच आमम दीपर च आशु च अनलम, दीपनम च अत्याशु अनलम, मतलब बहुत अच्छा दीपन करने वाला है। आशु, आशु मतलब आशुकारी, एकदम फास्ट रिजल्ट है। आप अगर सिंपली, अगर अग्नि दीपन करने वाली चिकित्सा आपको अगर देनी है, कोई भी आपको चूर्ण देना नहीं है, चूर्ण मिल नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आप सिंपल चित्रगादी बटी लिख दीजिए। इट इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, सभी जगह मिलता है, और ये अग्नि संदूषण के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो ये सर्वाधिक उपयुक्त, मैं भी बहुत यूज करता हूँ चित्रगादी बटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो कल्प हम देखने वाले हैं वो है शंखवटी और अग्नितुंडी वटी। ये दोनों वटी बहुत एक्सलेंट काम करती है, और वो कैसे कैसे काम करती है वो देखेंगे हम। फर्स्ट जो है शंखवटी, उसमें चिंचा क्षार है, उसमें भी क्षार है, देखो ये लवण युक्त कल्प है, इसमें भी पंचलवण है, इसमें हिंगू, त्रिकटु, दीपन द्रव्य है, और उसको भी नींबू रस की भावना दी गई है। तो ये बहुत अच्छा अग्नि दीपन करने वाला कल्प है। इसमें देखो लास्ट लाइन आपको अगर दिख रही है तो, ग्रहणी पक्ति शूलादिशु, ग्रहणिका रुक पक्ति शूलादिशु। तो इसमें एग्जैक्टली श्लोक में भी स्पेसिफिक मेंशन आया है कि ग्रहणी अधिकार में अगर पेशेंट को पक्ति अपक्ति है, मतलब भूख नहीं लग रही और शूल है, ऐसी अवस्था में हम शंखवटी का उपयोग कर सकते हैं। अगर ये पेशेंट को, अगर पेशेंट बात कर रहा है कि पेट में बहुत पेन हो रहा है, पेट दुख रहा है, उसमें अगर भूख भी नहीं लग रही है या अग्निमांद्य भी है, आम का भी संचय है, तो उस अवस्था में हम डायरेक्टली शंखवटी दे सकते हैं। इससे पहले लास्ट पार्ट में जब हमने लिया था पिछले हफ्ते, तो जिस वो पार्ट में आप अगर है तो आपको पता चलेगा, मैंने कॉम्बिनेशन बताया था। जो पेशेंट को शूल हो रहा है, उधर शूल हो रहा है, उसको इंस्टेंट कम करने के लिए मैंने एक कल्प बताया था, मतलब कॉम्बिनेशन बताया था।
उसमें 3 द्रव्य है, आपने फिर से दोहरा रहा वो, एक है शंख, दूसरा कनक सुंदर रस, और तीसरा चंद्रप्रभावटी। तो कौन सा भी इमरजेंसी शूल हो, बहुत पेन कर रहा हो, कुली की पेन हो, कहीं पे भी हो पेट पे, अगर पेशेंट बता रहा है आपको सर बहुत पेन हो रहा है, आपको अगर ये 3 टैबलेट्स पता है, शंखवटी, कनक सुंदर और चंद्रप्रभावटी, तो कौन सा भी शूल उससे बहुत अच्छा कम होता है। उसका उसको उसको नाम दिया है वैद्य भाग्यवाड़ीकर शास्त्री ने, कनकेंदु शंख, ऐसा फॉर्मुलेशन है उनका, कनकेंदु शंख। तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा है अग्नितुंडी, उसमें भी ये बहुत जबरदस्त दवा है, अग्निमांद्य की। ये अगर आप देते हो तो पेशेंट को भूख लगनी ही लगनी है, क्योंकि नाम में ही अग्नितुंडी है। दूसरा इसमें एक जो विष है इसमें, तो ये वत्सनाभ का कल्प है। तो इसमें मतलब वत्सनाभ तो बहुत तीक्ष्ण उष्ण कल्प है। दूसरा इसमें 2 क्षार है, सर्जिक क्षार, यवक क्षार है। दूसरा इसमें सैंधव है, ठीक है, मतलब इसमें पंचलवन भी है, विडंगम सामुद्र भी है इसमें। उसमें के बाद त्रिकटु है और मरीच है, जम्बीर स्पर्श की इसमें भावना दी गई है। और ये एक्सलेंट कल्प है अग्नितुंडीवटी, ये क्षार लवण के साथ देखा जाता है। तो अग्नितुंडीवटी का जो फलश्रुति है उसमें आमवात भी आया है। तो अगर आमवात की अवस्था है, अग्निवांदे भी है, तो उसमें अग्नितुंडीवटी बहुत अच्छा काम करता है। उसमें एक जो पार्ट मिलता है हमें, तो उसमें मतलब कुचला भी ऐड किया गया है, ठीक है। कुचला जो है कारस्कर जिसे बताया गया है, वो बहुत शूल प्रशमन करने में कारगर है। तो अग्नितुंडीवटी ये दोनों में हम दे सकते हैं। तो उसका मार्केट फॉर्मुलेशन मिलता है क्या? हाँ मिलता है। तो मैंने जैसे स्क्रीन पे बताया है, तो शंखवटी मिलती है। शंखवटी के 3-4 पार्ट मार्केट में अवेलेबल है। एक तो शंखवटी नॉर्मल है, भारत बहिष्ठ रत्नाकर की। दूसरी महाशंखवटी है, बहिष्ठ रत्नावली में अलग दिखाए गए हैं। उसमें विष का प्रयोग किया गया है, वो थोड़ी स्ट्रांग है। अग्नितुंडीवटी भी मिलती है। अग्नितुंडीवटी यहाँ पे मैंने आई थिंक भारत बहिष्ठ रत्नाकर का ही रेफरेंस यहाँ पे आयुर्वेद सार संग्रह में भी है, ऋषि चंडांशु में भी है, अलग अलग ग्रंथ में है। तो ये दोनों आपको डायरेक्टली मार्केट में मिलती है, आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अग्निमांद्य के लिए। तो अग्निदीपन करना, अनुलोमन करना तीव्र अग्निमांद्य के लिए अग्नितुंडी, ठीक है। आगे का अल्प देखेंगे हम। तो जैसे मैंने बताया कि पहली पहली चिकित्सा हो गई कि अग्निदीपन। तो अग्नि संदूषण करना है, अग्नि को स्टार्ट करना है। तो अग्नि को स्टार्ट करने के लिए हमने अभी तक दवाई देखी, तो अभी अग्निमापन करना है, मतलब अग्नि को और बढ़ाना है, ठीक है। अग्नि शुरू तो हो गया, उसको अभी बढ़ाना है, पेशेंट की भूख बहुत अच्छी करनी है इसके बाद में। तो अग्निदीपन करने के लिए, मतलब अग्निमापन करने के लिए जो कल्प आते हैं, उसमें आसवारिष्ट है। तो आसवारिष्ट मूलतः ये अग्नि कल्पना है। उसका जो प्रमुख गुण है वो उष्ण तीक्ष्ण है, व्यवायी विकासी भी है वो। तो ऐसी अवस्था में हमें वातर ग्रहणी में क्या देना चाहिए, पित्तज ग्रहणी में क्या देना चाहिए, कफज में क्या देना चाहिए, और कौन सी अवस्था से देना चाहिए, वो हम देखेंगे आगे। तो हम देखेंगे आगे। तो पहला जो आता है आसवारिष्ट ग्रहणी के अधिकार में, जो चरक में भी खुद बताया गया है, वो है मधुकासव या मध्वासव जिसे बोलते हैं। तो मध्वासव या मधुकासव का जो श्लोक है, उसका फलश्रुति का आप अगर श्लोक देखेंगे, ग्रहणीम दीपयेत देशम ब्रूहणम कफ पित्तजित श्रोत कुष्ठ किलासम च प्रमेयम च प्राणाशयत। मतलब ग्रहणी में दीपन करने वाला और ब्रूहण करने वाला, कफ पित्तजित, मतलब जो चिकित्सा, जो ग्रहणी कफ पित्त प्रिडोमिनेंट है, उसमें ये मधुर कटु रसात्मक या कटु उष्ण वीर्य का जो कल्प है, वो ज्यादा काम करेगा। हम ओपीडी लेवल को यहाँ पे, जहाँ पे हम कफ पित्त की संप्राप्ति अगर ज्यादा देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। थोड़ा सावधानी क्यों उसमें यहाँ पे मैंने लिखा है कि सावधानी क्यों लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ा भल्लातक और चित्रक है, तो ये ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण हो जाता है। पहले तो एक तो आशावरिष्ठ है, इसलिए उसमें थोड़ा सा अल्कोहल परसेंटेज होता ही है। दूसरा होता है कि उससे भी उसका गुण ज्यादा बढ़ता है, और भल्लातक और चित्रक होने की वजह से वो ज्यादा तीक्ष्ण हो जाता है। तो उसका, उसमें कभी कभी अगर पेशेंट पित्त प्रकृति का है, तो उसमें रक्तचाप या बीपी बढ़ने की भी कभी कभी संभावनाएं रहती है। जैसे गुण शास्त्री ने उनको बुक में भी वो अनुभव वर्णित किया है। तो उसमें हम उसको थोड़ा सा धीरे देना चाहिए या कम मात्रा में देना चाहिए, या डाइल्यूट करने की देना चाहिए। एक बात आप समझ लो, मैं जब आशावरिष्ठ बता रहा हूँ, तो सभी आशावरिष्ठ का प्रयोग खाने के बाद ही करना है। कोई भी पेशेंट को आशावरिष्ठ खाने से पहले या खाली पेट नहीं देना है। उसको जबरदस्त जलन होना, एसिडिटी होना, डकार आना, ये सब चीजें, या शूल होना, उधर शूल होना, ये सब शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होते हैं सभी आशावरिष्ठ। कौन सी भी कंपनी के लिए वो आप नहीं, आप खुद बनाओ तो बहुत ज्यादा उसके स्ट्रांग होते हैं। तो पहली बात याद रखना, सभी आशा वरिष्ठ खाने के बाद ही प्रिस्क्राइब करना है व्यानोदान काल में।
और दूसरा वो डाइल्यूट करके देना है डायरेक्टली, मतलब 2 ढक्कन पी लिए ऐसा नहीं करना है। पेशेंट को बताना है कि दो, जो कुछ 20 ml का अगर डोज ले रहे हो तो 20 ml में कम से कम 20 ml या 30 ml पानी मिला के या आधा कप पानी मिला के ही उसको प्रिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो अगला आसव हम देखेंगे, प्रोमिनेंट आसव है पिपल आसव। ये कफश ग्रहणी का प्रमुख आसव बताया गया है। यहाँ पे हमने कोटकल कंपनी का आसव दिखाया गया है, अच्छा है, कोटकल कंपनी का भी मिलता है। साउथ की कंपनियां जो वैद्य रत्न है, कोटकल, इसका आसव अरिष्ट अच्छे मिलते हैं। दूसरा, अगर आप कंपनी में पूछोगे तो सांडू कंपनी, वैद्यनाथ कंपनी अच्छे आसव अरिष्ट बनाती है। वैसे आप खुद भी बना सकते हो, बहुत सारे वैद्य खुद बनाते हैं। अगर आपको आता है, आपको आपके पास टाइम है, उसके रिसोर्सेस है, तो आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। तो उसमें जो वैश्य रत्नावली का रेफरेंस मैंने लिया है यहाँ पे, तो उसमें पिपल्यासव का फलश्रुति हम देखेंगे तो क्षयम गुल्मोदरम कास ग्रहणी पांडुताम अशांसी अर्शांसी नाशेत शीघ्रम पिपल्यासवम। मतलब ये सब शीघ्र नाशन करता है ये, क्षय गुल्मोदर कास ग्रहणी पांडु, ठीक है। हम ग्रहणी अगर अधिकार देख रहे हैं तो इसमें ग्रहणी का उल्लेख आया है स्पेसिफिकली, ये शीघ्र नष्ट करने वाला है और अर्श को भी शीघ्र नष्ट करने वाला है। तो ये कफश ग्रहणी में प्रमुख आसव के तौर पे हम दे सकते हैं। तो अगर हम कफश ग्रहणी का लक्षण आपको पता है, मैंने पिछले दोनों पार्ट में लिए हैं सब, वो मैं फिर से दोहराऊंगा नहीं। आपको अगर चाहिए तो आप डायरेक्टली वो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि कफ प्रधान ग्रहणी अगर है तो उसमें हम ये दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कटु रसात्मक एक विधा ही है, थोड़ा उष्ण भी है। तो कब देना है, तो ज्यादातर भोजनोत्तर, अगर उदर गौरव है, मधुर आस आता है, तंद्रा आती है, खाना खाने के बाद पेशेंट बताता है ना आपको कि सर खाने के बाद इतनी नींद आती है, 1-2 घंटे मुझे कुछ सोचता नहीं है, बहुत उदर गौरव रहता है, पेट भरा भरा सा लगता है कंप्लीटली, और रसन निर्मित अच्छी नहीं, मतलब इतना खाने के बाद भी गौरव है तेरे को, कफ की विकृति है, तभी भी रसन निर्मित या धातु पोषण नहीं हो रहा अच्छे से, मतलब रस से रक्त, रक्त से मांस, ठीक है, ऐसे अलग अलग धातुओं का पोषण अच्छे से नहीं हो रहा। तो ये धातुगत संप्राप्ति अगर हो गई है तो धातुओं का भी अग्नि बढ़ाने का काम आशा वरिष्ठ बहुत अच्छा करता है, उसमें पिप्पला से भी अच्छा काम करता है। या प्रिस्क्राइब कर सकते हो। अगला मेरा फेवरेट है तक्रारिष्ठ, इसका मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। आपने सभी ने सुना होगा तक्रारिष्ठ ग्रोमेट ग्रहणी में देते हैं। अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो, आपको मतलब ये याद होगा, इसका बहुत क्वेश्चन वगैरह भी आता है कॉलेज में। तो ये मैं थोड़ा इसका डिटेल क्यों बात करूंगा, क्योंकि तक्रारिष्ट को हम ज्यादातर प्रिस्क्राइब ही नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसका भी एक रीजन है। अगर तक्रारिष्ट हम पेशेंट घर पे बनाता है या हम घर पे बनाते हैं तो मेजरली चांसेस होते हैं कि वो बिगड़ जाता है, क्योंकि तक्रारिष्ट ये बहुत स्टेबल फॉर्म नहीं है, ठीक है। एक तो उसमें फ्रेश तक्र यूज करना होता है, और बाद में अगर ये हम कंप्लीटली करते हैं, बहुत सारे वैद्यों ने करके देखा है, तो ये स्टेबल फॉर्म नहीं रहता, इसलिए हम ज्यादा यूज नहीं करते। मगर कैसे करना है, कौन सी कंपनी बनाती है, मैं सब बताऊंगा। पहले देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो जो ग्रहण, इसमें भी तक्रारिष्ट के 2 रेफरेंस मिलते हैं हमें। तो पहले ग्रहणी का जो रेफरेंस है वो देखेंगे हम। तो उसमें दीपनम शोधनम गुलमार्श कृमि मेदो ह्रापहम, मतलब इसमें ग्रहणी या ग्रहणी दोष में दीपन कर्म जो है, हमें जो स्पेसिफिकली चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है फिलोसफी में। तो उसकी जो घटक द्रव्य है, जैसे यवानी है, आम्लकी है, पथ्या है, मरीच है और पंचलवण। तो इसका अगर हम विपाक देखेंगे तो ये कटु मधुर विपाक है ज्यादातर, और दूसरा कटु आम्ल लवण ऐसे ही रस उसमें है। तो ये सब दीपन पाचन शूलग्न विबंधनाशक और कफवातग्न है। तो इस ये सब देखते हुए ये सभी उष्ण या कटुरस के होने के बावजूद सब अच्छे दीपन कर्म करने वाले या शूलग्न है। तो इसलिए तक्रारिष्ट का ये कॉम्बिनेशन से बना गया है। उसका अगर हम क्लिनिकल एप्लीकेशन देखेंगे फिलोसफी का, तो उसमें पहला है दीपन, तो अच्छी अग्नि वृद्धि करना। तो तक्र ये आहार द्रव्य है एक तो उसमें अधिक मात्रा में अगर हम प्रयोग नहीं कर सकते, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम पेशेंट को अधिक मात्रा में या लंबे समय तक अगर तक्रारिष्ट दे सकते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसमें सेफ भी है और तृष्णा शमन भी होती है, आहार्य द्रव्य भी है वो अग्निमंद होने पे। अगर हम बस तक्र या तक्रारिष्ट का भी पान ज्यादातर करते हैं तो दोनों चीजें करता है, तृष्णा शमन भी करता है, दीपन भी करता है। शोथ है तो शोथ का बहुत अच्छा शमन करने वाला कल्प है। गुल्म मतलब मंदे अग्नि अरुचि, ऐसे अवस्था में अगर हमें देना है तो हम तक्रारिष्ट का दे सकते हैं प्रयोग। दूसरा अर्शम है, अर्शम में मैं आगे बताऊंगा। प्रमेह, प्रमेह स्पेसिफिकली उसमें फलश्रुति में आया है। प्रमेह में अगर अग्निदीपन की आवश्यकता है
उस प्रमेह पेशेंट को अगर अग्निमान दे तो उसमें हम तकराइस्ट प्रयोग कर सकते हैं। पित्तज ग्रहण में थोड़ा सा संभाल के करना है, निषेध है मतलब संभाल के करना है। आप थोड़ा सा दोष दोष संप्राप्ति देख के, समूर्छना देख के, लक्षण देख के आप प्रयोग कर सकते हो। तो 20 ml या 30 ml दिन में 2 बार खाने के बाद आप हम इजीली दे सकते हो। तकराइस्ट में दो जो पार्ट आते हैं, तो उसमें एक होता है कि अर्श और ग्रहणी। अगर हम उसके कंपेरेटिव देखेंगे, मैंने यहाँ पे दिखाया है। पहले तो शुष्कार्श का जो रेफरेंस है, उसमें जो घटक द्रव्य है वो बहुत तीक्ष्ण और उष्ण द्रव्य है। जैसे आप देख सकते हो, मेरे लिखा है सामने, तो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण उष्ण है। दीपन कर्म करना, कफवात अनुलोमन करना, शूलनाशन करना, ये उसका प्राइमरी मोटिव है। बलवर्धन करना, कंडुनाशन करना, ये प्राइमरी मोटिव है। और ये तक्र का जो विशेष है वो अनेक मतलब ये भोजन जिनकी अभ्यवरण शक्ति मतलब भोजन ग्रहण करने की शक्ति और पाचन करने की शक्ति बहुत कम है, ऐसे पेशेंट्स में जो अर्श का तक्राइष्ट आया है, चरक चिकित्सा 14 का जो रेफरेंस है वो देना है। और जो वातज ग्रहणी का रेफरेंस है तक्राइष्ट का, चरक चिकित्सा 15 जो अभी हम देख रहे हैं, तो ये कहाँ पे देना है? ये ज्यादातर दीपन कर्म करता है। और अन्नम न तत् पचती लघ्वापी, मतलब भोजन हल्का भी हो तो भी नहीं पचता, ऐसी अवस्था है तो ये ग्रहणी का तक्राइष्ट देना है। मतलब उसमें हम अगर थोड़ा कंपेरेटिव देखेंगे तो अगर ग्रहणी का जो तक्राइष्ट बनाया गया है वो ज्यादा यूजफुल है। आप ये तक्राइष्ट दोनों जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। ये दीपन है, लघु है और ग्राही गुण से ज्यादा युक्त है ग्रहणी का तक्राइष्ट। तो जैसे मैंने बताया कि अलग अलग अधिकार है, हम अलग अलग अधिकार की ओर पे हम उसको यूज कर सकते हैं। शुष्कार का अर्श का जो तक्राइष्ट है थोड़ा सा उष्ण है, तीक्ष्ण है। और ग्रहणी का है थोड़ा सा सौम्य है, और ग्राही कर्म करने वाला ज्यादातर है और दीपन करने वाला ज्यादा है। तो ये मार्केट में मिलते हैं क्या दोनों दोनों अलग अलग? यस, कंप्लीटली मिलते हैं। मैंने जैसे बताया आपको कि ये दोनों मार्केट में अवेलेबल है। तकराइष्ट ग्रहणी नंबर 1 ऐसा नाम मिलता है उसका। अलग अलग कंपनियां बनाती है। आप तकराइष्ट अगर पेशेंट को लिख के देते हो तो उसमें खासकर लिखना है ग्रहणी या नंबर 1 ऐसा। और दूसरा नंबर 2 का जो तकराइष्ट मिलता है वो अर्श का मिलता है। सभी कंपनियां ऐसे नंबर 1 नंबर 2 ऐसे ही बनाती है। वाग्भट फार्मेसी ये नाम की एक कंपनी है, वो भी ये बनाती है। तीसरी मैंने दिखाई है यहाँ पे अगस्ती फार्मा, जो वैद्य कडुसर है पुणे के, उनकी भी फार्मेसी ये दोनों तकराइस्ट बनाती है। और वेदी फार्म्स नाम की एक कंपनी वो भी बनाती है तकराइस्ट नंबर 1। तो ये जो 1 नंबर का है जो गृहिणी में यूज होता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती है। आप इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ऐसी कुछ बात नहीं है आपको घर पे ही बनाना है, पेशेंट को घर पे बनाना है, कुछ नहीं। आप डायरेक्टली लिखना है तकराइस्ट लो, कैसे लेना है, 20 ml खाने के बाद में 2 टाइम, ठीक है। तो आप इजीली ये प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ये इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, यही कंपनी में या और कंपनी भी बनाती है, तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे जो असवरिष्ट है वो अभयरिष्ट। अभयरिष्ट बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है गृहिणी में, और बहुत सारे पेशेंट खुद लेके जाते हैं। अभयरिष्ट ये थोड़ा सा ज्यादा फेमस हो गया है क्योंकि इसकी ब्रांडिंग ही ऐसी की है। जैसे देखो, आप सांडू का मैंने फोटो दिखाया है, इसमें आपको अगर वो अर्श या मतलब कमोड में कुछ आदमी बैठा हुआ ऐसा कुछ इमेज दिख रही है, या आप अगर पतंजलि के स्टोर्स में जाओगे वहां पे भी बहुत बार ये अभयरिष्ट है वो कॉमनली बिक जाता है। तो पेशेंट को भी पता होता है कि ये अच्छा काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी अवस्था में देना है, ठीक है। अर्शांसी नायेत शीघ्रम तथा अष्टम उदाहरण वर्ची मूत्र विबंधो वन्नी संदीपनम परम। मतलब वन्नी संदीपनम परम मतलब अग्नि को दीपन करने वाला परम है, ये श्रेष्ठ है। अग्नि दीपन करने वाला श्रेष्ठ औषध बताया गया है बशीर रत्नावली में। उसका अधिकार थोड़ा हम ऐसा यूज कर सकते हैं कि जिस पेशेंट में अर्श हो और अग्निमांद्य हो, ऐसी अवस्था में अगर, या उसमें ज्यादा आमाजीर्ण हो, दूसरा मल प्रवृत्ति, कठिन मल प्रवृत्ति होना, ग्रथित मल प्रवृत्ति होना, बहुत चिपकी चिपकी या स्टिकी म्यूकस जैसी मल प्रवृत्ति होना, ऐसी अवस्था है तो आप अभय अरिष्ट ज्यादा यूज कर सकते हो। अभय अरिष्ट में जो प्रमुख घटक है वो अभया है, मतलब हिरडा, ठीक है। उसके बाद मृद्विका और मधुकुसुम, स्वदनुष्ठा मतलब गोक्षुर है, त्रिवृत है, धान्य के धातकी है, इंद्रयोवणी है, चव्य है, शुंठी है, ऐसी सब चीजें हैं। उसमें ज्यादातर हरद की या हरड़ है, अभया है। तो उसके हिसाब से जहाँ पे ग्रथित मल प्रवृत्ति उस व्याधि में, उस ग्रहणी में हमें वातज ग्रहणी में ये ज्यादातर यूज करना है, तो अभयारिष्ट का ये हम यूज स्पेसिफिकली
कर सकते हैं। तो पेशेंट भी खुद डायरेक्टली लेते हैं, तो हम भी कुछ सभी पेशेंट को अगर लिख देते तो हमारा चिकित्सा बुद्धि कुछ काम की नहीं है, तो हमें चिकित्सक की बुद्धि से थोड़ा सोचना चाहिए। जीरकार्यरिष्ट ये अलग कर्व है, ये भी पित्तज ग्रहणी में बहुत यूजफुल है। उसका अगर हम रेफरेंस या फलश्रुति देखेंगे तो ग्रहणीम अतिसारम च तथा वन्यश्च वैकृतम, मतलब जहाँ पे ग्रहणी और अतिसार है। देखो पिछला कल्प है उसमें बस ग्रहणी है और अर्श है, ये कॉम्बिनेशन आप याद रखो। हाँ, पिछला जो कल्प था उसमें ग्रहणी और अर्श का कॉम्बिनेशन है। जीरकाद्यरिष्ट ये भी ग्रहण में काम करता है, मगर कौन सी ग्रहणी जिसमें अर्श भी है, अतिसार दोनों व्याधि है, इसमें हम ज्यादातर, या पित्तज ग्रहणी है इसमें जीरकाद्यरिष्ट दे सकते हैं। जीरकाद्यरिष्ट का जो ज्यादातर यूज होता है वो थोड़ा सूतिका अवस्था में भी होता है, क्योंकि वहां पे ऊपर देखो आप श्लोक में सूतिकाम आमयान ऐसा बताया गया है, मतलब सूतिका के जो व्याधि है निहंत्या सूतिका आमयान, मतलब सूतिका अवस्था में अगर ग्रहणी के सदृश कुछ लक्षण हो गए, सूतिका अवस्था में अगर पेट की कुछ तकलीफ हो गई, ग्रहणी के कुछ सिम्टम दिख रहे हैं, अग्निमांद्य हो रहा है, तो इसमें यूज करने वाला बेस्ट कल्प यहाँ पे जीरकाद्यरिष्ट बताया गया है। तो हमें अवस्था रुग्ण स्त्री हो या पुरुष हो, वो कौन सी अवस्था में है, तो उसके हिसाब से हमें ये यूज करना है। ज्यादातर विदग्ध जीर्ण हो गए, पित्त परिणामशील हो गए, अम्ल पित्त की चिकित्सा हो गई, उसमें अगर अग्निदीपन करना है हमें अच्छे सा, तो उसमें हम जीरकाद्यरिष्ट यूज कर सकते हैं। ये तीक्ष्ण नहीं है, मध्यम तीक्ष्ण है, कटोरसात्मक है, मगर इसके लिए वो पित्तानुबंधी में हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कुटरजारिष्ट, ये दुर्निवार संग्रहणी में ज्यादातर काम करता है। कुटरजारिष्ट बहुत फेमस है, ये भी पेशेंट खुद लेके जाता है मेडिकल से, आपको पता होगा। तो उसमें भी रेफरेंस में क्या होता है कि दुर्वाराम ग्रहणीम हंतिम रक्तातिसार उद्भवन, मतलब रक्तातिसार ग्रहणी और दुर्वाराम ग्रहणी, मतलब बहुत पुरानी ग्रहणी है, कंटिन्यूअसली पेशेंट्स को लूज मोशंस हो रहे हैं, अग्निमांद है, कभी ग्रथित मल प्रवृत्ति है, कभी लूज मोशन है, ऐसे कॉम्बिनेशन में अगर हम कौन सा आसे वरिष्ठ दे सकते हैं तो वो कुटजारिष्ट है। इसका रीजन ये है कि उसमें जो प्रमुख द्रव्य है वो कुटज है, और कुटज कुटज एक कषाय मधुरसात्मक है, शीतवीर्य का है, तो मलबे की संख्या कम करने का काम मेजरली करता है। तो ज्यादातर मलबे कम करना, स्तंभन करना, जब आपको ग्रहणी में रक्त का स्तंभन भी करना है, अगर सरक्त मल प्रवृत्ति है या द्रव मल प्रवृत्ति ज्यादा है और ग्रहणी है, ऐसी कंडीशन में अगर आपको देना है तो कुटजारिष्ट का बहुत यूजफुल है। बहुत पुरानी ग्रहणी है, मतलब संग्रहणी के जो रोगी होते हैं उसमें जो ग्रहणी का प्रभाव है वो कम करने के लिए ये दीर्घ काल तक हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी हम 6 महीना 1 साल ऐसे भी कंप्लीटली यूज कर सकते हैं, कंप्लीटली सेफ है, क्योंकि ये उसका जो प्रमुख जो द्रव्य है वो शीत वीर्यात्मक है, मधुर रसात्मक है, कषाय मधुर है, तो उसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। आगे देखेंगे मुस्तकारिष्ट, ये पित्तज ग्रहण में या अमीबिक कोलिटिस जैसी कंडीशंस होती है उसमें ये ज्यादातर यूज किया जाता है। तो उसमें भी श्लोक में रेफरेंस है ग्रहणीम विविधम हंतिम नात्र कार्य विचारणा। ठीक है, तो उसमें अजीर्ण अग्निमांद्य अगर है या विसूचिका है, ऐसी कंडीशन में हमें इसे देना है। पित्तज ग्रहणी है, पेशेंट को पित्तज ग्रहणी के लक्षण दिख रहे हैं और उसमें तृष्णा है, मलवेदिक मलवेग अधिक होना या कृमि अगर अधिक होना, ऐसी कंडीशन में, और ग्रहणी में कृमि की आशंका अगर आपको है या अमेबिक डिसेंट्री ऐसा है। अभी आसवरिष्ठ का हम अगर कंपेरेटिव एनालिसिस देखेंगे तो हम अभयरिष्ठ मधुर कषाय रसात्मक है, अग्निमांद्य गर्जित मल प्रवृत्ति चिरात मल प्रवृत्ति में दे सकते हैं। तक्राइष्ठ ये अम्लकटु है, ज्यादातर आद्मान है, आस्यवरस से साम अम्ल प्रवृत्ति, इसमें पाचन की आवश्यकता ज्यादा है, वहां पे तक्राइष्ठ दे सकते हैं। पिप्पल्यासव ये कटु कटु उष्ण या ज्यादा तीक्ष्ण है, जहाँ पे उदर गौरव ज्यादा है, स्थैमित्य है, मधुरास्यता है, सब कफ के लक्षण है, एकदम प्रगाढ़ कफ के अगर लक्षण दिख रहे हैं और ग्रहणी भी है, उसमें हम पिप्पल्यासव ज्यादा तीक्ष्ण औषध है ये यूज कर सकते हो। पित्त श्रेणी में अगर आपको देखना है तो जीरकाद्यरिष्ट कुटजारिष्ट और मुस्तकारिष्ट अभी देखा हमने। अत्यधिक प्रवाहन होना, तो उसमें मुहुर्मुर मल प्रवृत्ति होना, जीरकाद्यरिष्ट दे सकते हो, या सूतिका अवस्था है तो कुटजारिष्ट अग्निमांद्य बार बार मल प्रवृत्ति सरक्त मल प्रवृत्ति होना अल्सरेटिव कोलाइटिस के कंडीशन में, और मुस्तकारिष्ट मलवेग भी अधिक है और तृष्णा भी है और पित्त के लक्षण भी है या कृमिघ्न है, ऐसी कंडीशन में दे सकते हो आप। ये आपका इसका इसका फोटो भी निकाल सकते हो आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आशावरिष्ठ का और अगर हम अलग अलग आशावरिष्ठ देखेंगे तो उसमें
पहला आता है कि द्राक्षारिष्ट, ये बहुत अच्छा है। द्राक्षारिष्ट बहुत कंपनी अच्छी बनाती है, द्राक्षासव के नाम से भी बनाती है। पित्तज ग्रहण में अगर अग्निमांद है या आम्ल पित्त भी है उसके साथ, अगर आपको पता नहीं है, मैं ये इसका सेफर साइड बताऊं क्या द्राक्षारिष्ट का। जब आपको पेशेंट को पता नहीं है कौन सा आसवरिष्ट देना है, और बस पेशेंट का अग्निमांद्य है और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पित्त प्रकृति का पेशेंट है, उसमें आप द्राक्षारिष्ट इजीली यूज कर सकते हो। द्राक्षारिष्ट यूज करने के बाद 8 दिन के बाद फिर से पेशेंट को बुलाना है और अलग आसवरिष्ट दे सकते हैं। तो सेफेस्ट अगर हम आसवरिष्ट देखेंगे और सभी अलग अलग अग्निमांद्य की अवस्था में अगर आपको देना है, अगर ज्यादा अवस्था पता नहीं समझ रही आपको, तो द्राक्षारिष्ट ये बेस्ट चॉइस होता है सभी में। ठीक है। दूसरा होता है अश्वगंधारिष्ट। अश्वगंधारिष्ट का जो कर्म है वो बल्य है, मानसिक बलवर्धन करता है। जिस वातज ग्रहणी में मानसिक ज्यादा तान तनाव हो, मतलब चिंता ज्यादा करना हो, रस की दृष्टि हो, या स्ट्रेस लेने वाले जो ज्यादातर व्यक्ति होते हैं जिसमें वातज ग्रहणी दिखाई देती है, ये जैसे मैंने बताया कि संबंध होता है उसमें ग्रहणी में मानसिक व्याधि का, उसमें अश्वगंधा रिष्ट अच्छा काम करता है। दशमूला रिष्ट वृक्ष है, प्रमुख कार्य मतलब वो वाजीकरण अधिकार में ही आया है। विशेषता प्रसूता श्री, यहाँ पे भी सूतिका रोग में जो है या प्रसूता श्री जो है उसमें गंभीर बीमारी के बाद अगर हम ज्यादा वात प्रकोप बढ़ता है या उसमें ग्रहणी उत्पन्न होती है वहां पे, या जीर्ण ग्रहणी में दशमूल रिष्ट कर्म। चित्रकासो, ये आम वाचन में या कफज ग्रहणी में हम ज्यादातर दे सकते हैं। ठीक है। ये 4 अश्वरिष्ट हो गए, द्राक्षारिष्ट, अश्वगंधरिष्ट, दशमूलारिष्ट और चित्रकासो। आगे देखेंगे और कई कई अश्वरिष्ट कल्प आ रहे हैं, ये आपको कहीं भी कहाँ पे भी कौन से भी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। आप ये स्क्रीनशॉट लेके रखो, ये आपको कौन सा अश्वरिष्ट कौन सी अवस्था में कब देना है, ये आपको अगर कंपैरिजन पता चल गया तो योर प्रैक्टिस विल बी फैंटास्टिकली ग्रो। तो पहला होता है कि अमृतासव, ये भी दीपन पाचन करना है। ये ज्यादातर अग्निमांद्य के साथ अगर ज्वर है, फीवरिश कंडीशन है, उसमें हम दे सकते हैं। दशमूलारिष्ट मैंने बताया, ग्रहणी रोग के बाद दुर्बलता आना या ज्यादातर दीपन ग्रहण करने की आवश्यकता। सारस्वतारिष्ट मेदरेसन काम करता है, मानसिक तान तनाव चिंता है, ज्यादा स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन है, डिप्रेशन है, ऐसे कंडीशन में अगर आपको अग्नि सुधारना है तो आशावरिष्ट में सारस्वतारिष्ट बहुत अच्छा काम करता है। पुनर्नवारिष्ट अगर शोथ है और अग्निमांद्य है, मतलब उधर जैसी कंडीशंस हो गई, या मतलब सर्वाधिक शोथ है, किडनी के बहुत सारे पेशेंट मैंने ये पुनर्नवारिष्ट का बहुत अच्छा यूज देखा। मेरा अभी एक पेशेंट चल रहा है फिलहाल सीकड़ी का, और उसका क्रिएटिनिन अभी 4 है। तो अभी पिछले हफ्ते उसको मेडिसिन दिया था, अभी 3 दिन पहले उसका मुझे कॉल आया था कि बहुत अच्छा रिजल्ट है उसको 3 दिन में ही। तो उसमें मैंने पुनर्नवाष्टक का यूज किया है, और वो विदाउट एलोपैथिक मेडिसिन, बस आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही वो ठीक होगा। उससे पहले भी वो ठीक हुआ है कंप्लीटली। मतलब सीकेडी मतलब क्रोनिक किडनी डिसीज में हम यूज करते हैं। तो मैं वो भी केस में शेयर करूंगा कि सीकेडी के पेशेंट्स को हम कंप्लीट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कैसे रिवर्स कर सकते हैं क्रिएटिनिन। ठीक है। तो बाद में चिकित्सा एक दो लेक्चर के बाद हम किडनी का डिटेल लेंगे तो ये बात करेंगे कि बृहत पल्लसव ये कल्प आता है, ये भी अच्छा काम करता है, तीक्ष्ण दीपन है। अभी जैसे मैंने बताया कि थोड़ी सूचना आपको पता होनी चाहिए, क्रम का पालन। पहले क्षार लवण का कल्प चाहिए आपको, जैसे मैंने बताया, उसके बाद ही आसवरिष्ठ यूज करना है। पित्तश गणी में थोड़ा सा सावधानी से ऋतु विचार करना है, हेमंत शिशिर वर्षा ऋतु में अधिक योग्य है, और ग्रीष्म ऋतु हो गया या शरद ऋतु हो गया, इसमें थोड़ा सा ज्यादा पित्त प्रकोप होने की वजह से थोड़ा सा हल्का करना है, कम करना है या कम मात्रा में देना है। नियंत्रण जो है धीरे धीरे बढ़ाना है, ज्यादा मात्रा में पहले से यूज नहीं करना है। और अनुपान, शीतल जन का अनुपान ही करना है, जैसे मैंने बताया डायरेक्टली पेशेंट को नहीं देना है कभी भी, उसको अनुपान के साथ ही देना है। कभी कभी असवरिष्ट का गुरुत सिद्ध गुरुत के साथ ही अनुपान दे सकते हो, या घी खाने के लिए बोल सकते हो खाने में, क्योंकि वो उसकी तीक्ष्णता हम थोड़ा कम कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है अग्नि स्थिरीकरण का। तो उसमें स्नेह का महत्व बताया गया है। चरक चिकित्सा में जो एक श्लोक है, स्नेह एवं परम विद्या दुर्बलम अनल दीपलम। मतलब जैसे हम आसवरिष्ठ के साथ अग्नि को बहुत अच्छा बनाते हैं, और किसी कारणवश पुनः अग्निवांद्य होने का भय रहता है, तो हमें अग्निमांद्य नहीं चाहिए। पेशेंट को हमने अच्छा किया है मेडिसिन देके, तो उसको हम स्टेबल करना चाहिए। अगर ये स्टेबल नहीं करते तो फिर से अग्निमांद्य होने की संभावना होती है, और फिर से पेशेंट बोलता है कि सर फिर से वैसे ही होने लगा, भूख नहीं लग रही, फिर से बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, या पेट खराब हो रहा है, या पेट में मतलब पेन हो रहा है, ऐसा सब कंडीशंस फिर से आ सकता है। तो उसको हमें अगर स्टेबल करना है तो स्नेह का बहुत महत्व है।
सुश्रुताचार्य में बताया गया स्नेह स्नायु एवं पुरुषा, मतलब स्नेह स्नार है सभी पुरुष जो है, जो प्राकृत स्त्री या पुरुष के शरीर है वो स्नेह युक्त है। तो उसका सार जो है, इसीलिए चक्रपाणि ने भी स्नेह शब्द से घृत समझना चाहिए, ऐसा टीका में बताया है। स्नेह का मतलब घृत है, क्योंकि सर्वोत्तम स्नेह ये घृत बताया गया है। ठीक है, क्योंकि घृत जो है वो संस्कार अनुवर्ती होता है। आपको पता है कि जो जिस पे जो द्रव्य का हम घृत पे संस्कार करते हैं वो सिद्ध घृत बन जाता है, और वो अग्नि भी बढ़ाता है, और वो व्याधि के साथ अग्नि बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो वो व्याधि की भी कम करेगा और अग्नि भी बढ़ाएगा। तो ऐसे घृत कल्प हम देखेंगे। तो पहला जो कर्म होता है समान वायु का, तो समान वायु में घृतपान, ऐसा चरक का सिद्धांत है। तो चक्रपाणि की जो टीका है उसमें भी बताया गया है कि दीपन औषधियों के साथ अगर हम घृतपान करते हैं तो समान वायु शमन होके या उस प्रसन्न होके मार्गस्थ हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जब यूजी में पढ़ते हैं ना दोस्तों, कि हमें पता नहीं होता कि ये वायु का प्राकृत कर्म कैसे करे, व्यान वायु प्राकृत कैसे करे, समान वायु प्राकृत कैसे करे। इसमें उसके सभी के कर्म पता है हमें, उसकी मतलब जगह पता है, वो कौन से स्थान पे रहते हैं, वो क्या कर्म करते हैं। मगर अगर वो बिगड़ गए, उसकी कुछ व्याधि आ गई, वो दोषों के सब टाइप्स बता रहा हूं मैं, मतलब वात के सब टाइप्स 5, पित्त के 5, कफ के 5, तो उनकी डायरेक्टली चिकित्सा दी है क्या? तो दी है। ग्रंथ में बहुत सारे ऐसे द्रव्य कल्प या सिद्धांत हमें मिलते हैं कि क्लेदक कम पे काम करने वाली दवा, बोधक कम पे या समान वायु पे काम करने वाली दवा, व्यान वायु पे, अपान वायु पे, ऐसे स्पेसिफिक सब टाइप्स की चिकित्सा हमें ग्रंथ में देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ये तेन समान पवना प्रसन्नो मार्ग स्थिता, ऐसा श्लोक है। देखो, समान वायु का मार्ग प्रसन्न करने वाला क्या है, तो वो घृतपान है, और वो स्थापित करने वाला है। समान वायु का जो कर्म है वो स्थापन करने में घृत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि अग्नि को बल स्थान प्राप्त करना या अग्नि को स्थान प्राप्त करना, बल प्राप्त करना, ऐसी कर्म जो है वो घृत करता है। और जैसे एक चरक चिकित्सा में एक श्लोक भी बताया गया है कि जैसे छोटी छोटी टहनियां होती है, मतलब ऐसे छोटी लकड़ियां होती है, जैसे हम चूल्हे में डालते हैं और अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो वो ज्यादा देर तक अग्नि बना रहता है। उसी प्रकार हम अगर स्नेह का प्रयोग करेंगे तो जठराग्नि स्थिर हो जाता है और बहुत ज्यादा दिन तक, ज्यादा समय तक वो अच्छा काम करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन से कल्प आते हैं अग्नि स्थिरीकरण के लिए ग्रहणी चिकित्सा में मेजरली। तो पहले आता है अष्टपल घृत, जो वातज ग्रहणी में हम देख सकते हैं। चांगेरी घृत, अनाह उदरशूल या घृतभ्रंश में इसका ज्यादा उपयोग है, आगे भी आएगा। तीसरा है दाड़ीमादी घृत। दाड़ीमादी घृत ये जो है ये पांडु चिकित्सा में आया है, मगर उसमें भी ये स्पेसिफिकली मूड वातानुलोमन और अग्निवर्धन ऐसी फलश्रुति बताता है, इसलिए हम वो कल्प भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं ग्रहणी चिकित्सा में। और तीसरा है तिक्त घृत। तिक्त घृत का भी अधिकार है कुष्ठ रोग अधिकार। वैश्य रत्नावली में तिक्त घृत कुष्ठ रोग अधिकार में आया है। ये दाह कम करना, मतलब पित्तज ग्रहणी में दाह कम करना, अग्निमांद्य दूर करना, और अग्नि को अच्छे से बढ़ाना और तृष्णा दिक्कत कम करना, ऐसी कंडीशन में हम तिक्त घृत शमन मात्रा में ले सकते हैं। इसी मेजरली कैप्सूल फॉर्मेट में भी आते हैं, मतलब ये दाढ़ीमादी घृत का भी कैप्सूल मिलता है, अभी तिक्त घृत में मिलता है, महातिक्त का मिलता है, मगर कैप्सूल से भी 600 mg का ही मात्रा जाता है। अगर पेशेंट नहीं ले रहा एकदम तो ये हम दे सकते हैं। ज्यादातर हम स्नेहपान विचारणा स्नेह के तौर पे हम देना चाहिए, क्योंकि मतलब आप खाने में लो, दूध में लो, ठीक है, या आप पेशेंट को बताओ कि ये आपकी रोटी को लगा के लो, चावल में लो, ऐसे भी दे सकते हो, या डायरेक्टली अच्छे स्नेह भी दे सकते हो, 1 टीस्पून एट मॉर्निंग या बिफोर फूड, आफ्टर फूड, आपकी चॉइस पे है वो। तो ये देखो, ये सभी कल्प मिलते हैं मार्केट में। पहला है, आप जूम कर से भी देख सकते हो, षटपल घृत, ये वैद्यरत्न कंपनी का है। चांगेरी घृत कोट्टकल कंपनी का है। दाड़ीमादी घृत बहुत सारी कंपनी बनाती है, और तिक्त घृत कोट्टकल कंपनी का है। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ, फिर वैसे ही सर ये मिलते हैं क्या, कहाँ पे बनाए, कैसे बनाए, ग्रंथ में तो दिया है। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। बाद में हम देखेंगे क्षीर षटपल घृत या शंठु घृत, कफज ग्रहणी में अच्छा काम करता है। ये भी क्षीर षटपल घृत का जो अधिकार है ये भी अलग है, ये दूसरे अधिकार से आया है। चरक चिकित्सा 5 का ये रेफरेंस है। राजक्षमा की राजक्षमा के रेफरेंस में आया है क्षीर षटपल घृत।
इसमें ग्रहणी पांडुरोगम चम रोगग्रम प्लीह कास ज्वरापाम ऐसा रेफरेंस है। तो उसमें पंचकोल या यवक्षार सिद्ध गुरुत है। कफज ग्रहणी में वमनोत्तर शमन करने के लिए या दीपन करने में बहुत अच्छा काम करता है, क्षीर षटपल गुरुत। ठीक है। शुंठी गुरुत, ये शुंठी गुरुत अनुभूति हो गए, मुझे ग्रंथ में इसका रेफरेंस नहीं मिला एक्चुअली, और ये बहुत अच्छा काम करता है। दशमूल क्वाथ के साथ अगर देते हैं तो वात कफज अवस्था में उसको हम अच्छा अग्निवृद्धि करने के लिए दे सकते हैं। दोषानुसार घृत का चयन कैसे करना है? वातज है तो अष्टपल चांगेरी घृत दे सकते हो। पित्तज अवस्था है, पित्तज ग्रहणी में तिक्त घृत और दाढ़ीमती घृत दे सकते हो शमन करने के लिए, अग्निदीपन करने के लिए। और कफज ग्रहणी है तो क्षीर षटपल घृत या शुंठी घृत का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मेजरली हम दोषों के तौर पे हम अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो ये देखो हमने बाद में दिखाया गया, ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो या आपका मोबाइल टिल्ट करो, लैंडस्केप करो, उसमें अच्छा दिखेगा। पहला तिक्तक घृत है पित्तज ग्रहणी में, दूसरा महातिक्तक घृत है, ये भी पित्तज ग्रहणी में उत्तम काम करता है। ये दोनों जो है ये कुष्ठ रोग के कल्प आए हैं। पंचगव्य घृत है, ये भी वातज ग्रहणी में अच्छा काम करता है। मानसिक अवस्था है, मनोदौर्बल्य है, और ग्रहणी का अगर रोगाधिकार है तो पंचगव्य घृत। उसके साथ इंदुक्रांत घृत है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, इंदुक्रांत घृत या इसको दीपनीय घृत भी कहेंगे। सारस्वत घृत, ये भी वातज ग्रहणी में, मेद्य है, बल्य है, वातशामक है। त्रिफला घृत, अभय घृत, कल्याणक घृत, कल्याणक घृत भी वैसा ही है, मतलब ये भी बुद्धिवर्धन है, बल्य है, रसायन है, मेध्य का कर्म करता है। वातज ग्रहणी में क्षय दौर्बल्य के तौर पर कल्याणक घृत का अच्छा उपयोग होता है। आप समान मात्रा में भी दे सकते हो। विदरायधि घृत ऐसा भी है, ब्रूहण वात पित्ता ऐसा श्लोक में आया है उसके, तो ये ब्रूहण भी है, बल्य है, शुक्रल है, और वातज गृह के अधिकार में हम लॉन्ग टर्म के लिए दे सकते हैं। इस सभी घृत का कैप्सूल फॉर्मेट भी अवेलेबल है, साउथ की कंपनियां इसका सप्ताहवर्ती कैप्सूल्स बना दी है। तो वो कैप्सूल भी आप 1 बीडी या 2 ओडी ऐसे भी दे सकते हो। पेशेंट अगर ले ही नहीं रहा तो, अगर ले रहा है पेशेंट तो उसको स्नेह, अच्छे स्नेह का पान करना है, समान मात्रा में स्नेह ही देना है डायरेक्टली, या विचारणा स्नेह आप दे सकते हो। घृतपान विधि कैसे करना है, इसका क्लिनिकल प्रोटोकॉल कैसे करेंगे हम, पेशेंट को कैसे बताएंगे? तो पहले शमन स्नेह अगर देते हैं तो अन्न काल में भूख लगने पर करें। ठीक है। ये वोमन विरेचन का स्नेह है, ऐसा नहीं देना है सुबह सुबह उठ के, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। कभी कभी पेशेंट वैद्य देते हैं रसायन काल में, मतलब प्रातः अन्न काल में भी दे सकते हैं, ये भी संयुक्तिक है। अगर पेशेंट सुबह नहीं ले रहा तो जब भूख लगे तब एक टिक स्पून घृत लेना है, ये एक कैप्सूल लेनी है, उसके बाद आप खाना खा सकते हो। मात्रा जो है 200 दूसरे के अनुसार देनी है, मगर मेजरली 5 ml से 20 ml तक आप ज्यादातर मात्रा दे सकते हो, ज्यादा नहीं देना इससे। तो 5 ml टू 10 ml ऐसे भी दे सकते हो कभी कभी। उष्ण दुख का अनुमान ज्यादा श्रेयस करे। ठीक है। गर्म पानी पीने को बोलना है पेशेंट को घृतपान करने के बाद में। देखो अभी मैंने आगे दिखाया कि अग्निदीपन का जो कल्प है, ये भी बहुत बड़ा चार्ट है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो। कौन से चूर्ण अधिकार में आए हैं, ग्रंथ का संदर्भ भी दिया है मैंने। तो वात कफश कफश त्रिदोषज पित्तज, कौन से दोष ज्ञाता ज्यादा है, और कौन से चूर्ण हम बेसिकली यूज कर सकते हैं ग्रहणी के अधिकार में। भाई अगला जो प्रेजेंटेशन लेने वाला हो उसमें भी बहुत सारे कल्प बताने वाला हो, तो ऐसी कुछ हमें कमी नहीं, आपको अभी इतने ऑप्शन हो जाएंगे कि आप बोलोगे कौन से भी पेशेंट आए तो सर हम कौन सा भी मेडिसिन हम दे सकते हैं। तो पहले हिंगू त्रिकुट चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगू वजादि चूर्ण, पंचकोल चूर्ण, त्रिकुटु चूर्ण, देवशादी चूर्ण, बिल्वादी चूर्ण, कुटज त्वक चूर्ण, नागरादि, द्राक्षादि चूर्ण, ये सब चूर्ण प्रामुख्य से ग्रहणी के कल्प अधिकार में आए हैं। वैश्वानर चूर्ण है वो अलग, मैं अगले पार्ट में वो कई कई चूर्ण जो है वो स्पेसिफिक है अवस्था के रूप, उसको मैं थोड़ा डिटेल लेने वाला हूँ। ये थोड़ा चार्ट आप जस्ट समझ लो, इतने चूर्ण हम दे सकते हैं। अभी अभी देखो आप कंप्लीट प्रोटोकॉल कैसा है। पहले अग्नि संदूषण, उसमें क्षार लवण चूर्णवटी, लवण भास्कर हिंगवासु चूर्ण, ये हमने देखा था, 1 महीना देना है उसका कालावधि। दूसरा जो अग्नि धापन का कालावधि है उसमें आसावर यूज करने हैं, वो कम से कम 1 महीना आगे करना है। तीसरा जो अग्नि स्थिरीकरण का क्रम है जिसमें हम घृतपान दे सकते हैं, तो कम से कम 2 महीने करना है। तो ये कम से कम 3 से 4 महीने की चिकित्सा अग्नि को अच्छा करने की है। पेशेंट बोलता है कि हम ये कैसे ठीक होंगे, तो मैंने पहले लेक्चर में बताया है कि वो कितने दिन में पेशेंट ठीक होगा उसको हमें बताने आना चाहिए, और उसको समझाना चाहिए हमें कि इतना इतना टाइम लगेगा सर। ठीक है। तो 1 महीना और कम से कम 1 से 2 महीना तीसरे स्टेप के लिए, तो ये 3 महीने में अच्छी अग्नि संदूषण धीपापन और स्थिरीकरण की चिकित्सा हो जाती है।
विभिन्न दोष अगर उपहत हो गए तो उसमें कटु मतलब कफ के कारण अगर अग्निमांद्य हो गया, कफ दोष के कारण अगर आवरण आ गया तो उसमें हम कटु अम्ल लवण क्षार तिक्त रस ऐसे उत्तरोत्तर प्रगति मतलब उसके कल्प दे सकते हैं। उसमें पिप्पलादि क्षार हो गया, बल्लत क्षार हो गया, क्षार का बहुत यूज होता है उसमें कफश्रवणी में। पित्त से अगर अग्नि कम हो गया या पित्त के हेतु ज्यादा सेवन कर लिए पेशेंट ने, सो यस उसमें भी दे सकते हैं। वात से उपहत हो गया तो हम सर्पी का मतलब गुरुत्व का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम उपशय अनुपशय कैसे चेक करेंगे पेशेंट का अग्नि ठीक हो गया या ठीक हो रहा है, कैसे चेक करेंगे। तो उसको लक्षण पूछना है पहले, जीर्ण आहार के लक्षण है क्या, तो शुद्ध डकार आना है क्या, कार्य में उत्साही है क्या, पेशेंट को अच्छा लग रहा है क्या, फ्रेश लग रहा है क्या, मलमूत्र सम्यक प्रवर्तन है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मलमूत्र सम्यक है क्या, शरीर में हल्कापन है क्या, अच्छी भूख लगती है क्या, अच्छी प्यास लगती है क्या, ये क्वेश्चन आप इजीली ओपीडी में पूछ सकते हो। ठीक है, योग रत्नाकर में आए हैं। अभ्यवरण शक्ति अच्छी होगी क्या, मतलब अग्नि आहार में वृद्धि दिख रही है, मतलब खाना मतलब खाने की भूख भी लग रही है और खाना हजम भी हो रहा है, ये दोनों चीजें चाहिए इसमें। भोजनोत्तर कुक्ष में पीड़ा न होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने के बाद पेन नहीं होना, पेट में भारी भारी सा नहीं लगना, हृदय में जकड़न न होना, बैठना चलना ये सुखपूर्वक करते आना चाहिए पेशेंट को। तो अब मान सकते हैं कि अग्नि अच्छा हो गया पेशेंट का, इसलिए ये अग्निमांद्य नहीं कर रहा, अजीर्ण नहीं कर रहा। एक कालावधि ने बताया कि कम से कम 3 से 4 महीने ये स्टेप बाय स्टेप हम अगर करते हैं तो पेशेंट की सभी अग्नि की चिकित्सा हम कर सकते हैं। अभी अगला जो पार्ट हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में वो गृहिणी बल्य चिकित्सा का है, ये थोड़ा फास्ट लेंगे हम। गृहिणी बल्य चिकित्सा में जैसे मैंने बताया कि गृहिणी को अच्छा करना है, अभी अग्नि तो अच्छा हो गया मगर उसको ज्यादा बल देना है, रसायन करना है उसका, तो क्या करना है हमें, तो गृहिणी का प्राकृत कर्म अच्छा करना है। तो हमें प्राकृत कर्म पहले अच्छा होना पता होना चाहिए। क्या है, तो अपक्वम धारयति पक्वम सृजति पार्श्वता, मतलब अपक्वम जो है अन्न उसको निश्चित काल तक धारण करना, उसको पचाना, फिर बाद में धीरे धीरे पक्वाशय में उसको आगे छोड़ना, ये गृहिणी का प्राकृत कर्म है। बलवत्यम बलाम त्वमेवनम विमुंचति, मतलब गृहिणी को उसमें अर्गला बोला है, मतलब एक जो हम बोलते हैं ना कि कड़ी जैसा बोला है, एक पार्टीशन है, एक लॉक है, वो ओपन होता है फिर बंद होता है, ऐसा उसको अर्गला जैसे बताया गया है वक्बट में। और बलवान सामर्थ्य मतलब उसकी जो क्रिया है, प्राकृत कर्म है वो अच्छा होना, इसका बल हम उसको एसेस कर सकते हैं। तो गृहिणी के अगर प्राकृत कर्म अच्छे हो रहे हैं तो उसका बल अच्छा है, गृहिणी का बल अच्छा है। तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो अग्नि दौर्बल्य जो है उसमें रक्त और मेद अंतर की उत्पत्ति हम अगर सुश्रुत में देखेंगे तो उसमें रक्त और कफ ये दोनों प्रमुख घटक है। और वो अगर अच्छे काम करते हैं या शैथिल्य नहीं होता, क्लेद शैथिल्य निर्माण करता है शरीर में, तो अगर वो शैथिल्य ज्यादा है तो ये अच्छा काम नहीं कर सकता, अपक्व अन्न धारण नहीं कर सकता। तो अगर वो नहीं है तो हम मान सकते हैं कि अग्नि अग्नि का काम या अग्रणी का काम अच्छा हो रहा है। तो कैसे निकष करेंगे, तो लघु गुण प्रधान औषध होना चाहिए पहला गृहिणी बल्ले के लिए, अग्नि और वायव्य औषध होना चाहिए, कफ रक्त धातु का प्राकृत कर्म करने का काम करने वाली औषधि होनी चाहिए, अब धातु का शोषण करने वाली, मतलब क्लेद नहीं बढ़ना चाहिए शरीर में, गृहिणी में क्लेद नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब द्रव शोषण का कर्म होना चाहिए, स्रोतोनाशक होना चाहिए, स्रोतोनाशक, और मांसाग्नि तक दीपन करना चाहिए, मतलब मांसाग्नि का भी धातुवर्धन करने की चिकित्सा उसमें होनी चाहिए। ऐसा हमें कल्प चूज करना है गृहिणी का पावर बढ़ाने के लिए, गृहिणी का रसायन करने के लिए, गृहिणी का बल्य करने के लिए। तो वो कौन सा कल्प है हम देखेंगे, तो उसमें पहला कल्प आता है तक्र, बेस्ट कॉम्बिनेशन है तक्र, ये गृहिणी का बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ द्रव्य बताया गया है। तक्राभ्यासो गृहिणी दोष शोफ घृत व्यापद प्रश बनाना, ऐसा विचारक सूत्रों में आग्रह भी है उसका। तो गृहिणी दोषाणाम तक्रम दीपरम ग्राही लाघवत, नियमित रूप से तक्र प्रयोग करना, पेशेंट को बोलना कि तक्र मतलब कौन सा देना है, यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, टेट्रा पैक में जो तक्र आते हैं वो नहीं लेना है। पेशेंट बोलते हैं सर हम अमूल का ले क्या, इस कंपनी का ले क्या, उस कंपनी का ले क्या, वो कंपनी के जो पैकेट किए हुए तक्र है वो कुछ काम के नहीं है, उसमें कंप्लीटली पानी बना रहता है, कुछ में उसमें फ्लेवर ऐड किया होता है, वो हमें कुछ काम का नहीं है। पेशेंट को बोलना है हमें मतलब मथित तक्र चाहिए, मतलब नवनीत निकाला हुआ, घर में दही लगाना है, दही में पानी डालना है 4 टाइम्स, उसमें भी तक्र के अलग अलग प्रकार आए आयुर्वेद में, मतलब 4 टाइम्स पानी डालना है उसमें, उसमें उसको मंथन करना है, उसका जो मक्खन है वो बाजू निकालना है, उसके नीचे जो तक्र रहेगा वो हमें ताजा जो तक्र है वही है वो चाहिए हमें।
वो अविदा ही है, वो गृहिणी के लिए उत्तम है। टेट्रा पैक वाले या कुछ पाउच वाले जो तकर आते हैं उसका हमें कुछ उपयोग नहीं गृहिणी की चिकित्सा में। तो पेशेंट को स्ट्रिक्टली बोलना है घर पे किया हुआ ताकि पीना है, बाहर का नहीं पीना है, ठीक है। तो अगर वातस पित्तस कफज दृष्टि में हम तकर दे सकते हैं तो कैसे देख सकते हैं? पहले तो सेंधव लवण के साथ, पित्तस दृष्टि है तो शर्करा के साथ, और कफज दृष्टि है तो त्रिकटु या यवक्षार के साथ। तो तकराइस्ट जैसे मैंने पहले देखा था, तकराइस्ट हम डायरेक्टली दे सकते हैं। अगर आप पेशेंट बोल रहा है कि सर हमें तकर मिलता ही नहीं है, अच्छा हमें पॉसिबल ही नहीं है, हम हॉस्टल पे रहते हैं, हम कैसे दही जमाए, उसमें कैसे पानी डालें, हमें पता नहीं है। तो पेशेंट को, अगर पेशेंट ज्यादा नाटक कर रहा है तो पेशेंट को बोलो ठीक है, आप तकर मत बनाओ, मैं तकराइस्ट लिख के दूंगा, आप तकराइस्ट बॉटल दे दो, बस खत्म बात। पेशेंट को अगर इतना भी नहीं करना है तो आप तकराइस्ट मेडिसिन बढ़ाओ एक, ठीक है। ये सिंपल काम है, उसका हम टाइमिंग चेंज कर सकते हो। ये दूसरा थोड़ा संदर्भ मिलता है हमें कि क्रव्यात मांस का महत्व बताया गया है, चरक में भी है कि गृहिणी का अगर बल बढ़ाना है हमें तो क्रव्यात मांस, क्रव्यात मतलब जो मांस भक्षण करने वाले जो प्राणी होती है उनका मांस खाने का एक जिक्र आया है। हाँ, उसका क्योंकि उससे मांसाग्नि का दीपन होता है, और मांसाग्नि का धात्वाग्नि का दीपन हो गया तो शरीर का तुरंत ब्रोहन होता है। तो जो गृहिणी के पेशेंट है वो आप देखेंगे तो मतलब बहुत ऐसे बारीक होते हुए या थिन होते हैं, ठीक है। अच्छा पोषण नहीं मिलता उनको क्योंकि मांस धात्वाग्नि अच्छा काम नहीं करता होता। उसमें हमें ये क्रव्यात मांस देना होता है, मगर क्रव्यात मांस मिलना भी बहुत मुश्किल है, लोग खाते भी नहीं है, वेजिटेरियन है बहुत सारे पेशेंट्स। तो उसमें हम ऐसा चक्रवाणी में उसका थोड़ा जिक्र हमें मिलता है कि ये पेशेंट्स इस इसकी वजह से परपटी का आविष्कार आया है, ऐसा मैंने एक ग्रंथ में, एक पुस्तक में पढ़ा है। इसका मैंने एक संदर्भ दिया है बस। तो इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, तो परपटी नाम का एक कल्प हमारे रसशास्त्र में वर्णित है। तो ये परपटी का जो आविष्कार है वो उसकी वजह से ही किया गया है। तो परपटी आपने अगर सेकंड ईयर पास किया होगा तो आपको पता है कैसे बनानी है। तर्जीली को हमें द्रवीभूत करना है अग्नि पे, और उसके बाद ये पपड़ी जैसी जो परपटी बनती है, वो जो कल्प बनता है उसे हमें परपटी कहा जाता है। उसका जो कार्य क्षेत्र स्पेसिफिकली है सभी परपटियों का, वो अग्निसार का संस्कार उसका थोड़ा सा मध्यम है, और ये आंत्र में ज्यादा एब्सॉर्ब होती है। तो ये आंत्र की चिकित्सा, जो गृहिणी की चिकित्सा है, इसमें एक मेजर रोल प्ले करती है। तो परपटी कल्प बहुत इंपॉर्टेंट है गृहिणी में, ये कभी नहीं भूलना हमें। अगर आपको कुछ नहीं पता होगा, परपटी कल्प पता है, तो आपको गृहिणी की चिकित्सा पता है, इतना सिंपल है। क्योंकि ये स्पेसिफिकली गृहिणी में ही यूज किया जाता है परपटी, ठीक है। एक दो कल्प परपटी छोड़ के सभी परपटियों का जो उपयोग है वो गृहिणी में है। तो कैसे कार्यकारी सिद्धांत है उसका, तो पहले कोष्ठ की कोशियों का जो मतलब ओपन होते हैं, मतलब जो आप इंटरनल लाइनिंग होती है वो ओपन होते हैं। उसके बाद एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है पित्तरा कला में, और वो क्षतिग्रस्त भाग जो है वो, जिसमें आम पाचन या दोषों का अच्छा शोषण नहीं होता, वो ये तीनों काम करने में, या योगवाही कर्म हम जिसे बोल सकते हैं, वो क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से हम प्रॉपर्टी का, गृहिणी का बल्य कर्म या आग्नेय कर्म, ग्राही कर्म, स्रोतो शोधन कर्म, ये हम देख सकते हैं। तो पहले जो प्रॉपर्टी का प्रयोग मैंने बताया कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि एक रत्ती से लेके 3 रत्ती से दिन में 2 या 3 बार हम दे सकते हैं। अन्य कल्प के साथ भी दी जाती है, अन्य चूर्ण औषधियों के साथ भी मिला के दी जाती है प्रॉपर्टी। मेजरली मैं बिलवादी चूर्ण के साथ प्रॉपर्टी देता हूँ, पंचामृत प्रॉपर्टी के साथ बिलवादी चूर्ण, उसके साथ मुक्ता या शुक्ति भस्म, या अगर ज्यादा पित्तश ग्रहणी का पेशेंट है तो उसमें हम प्रवाल भी मिक्स कर सकते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन में हम प्रॉपर्टी का, या और अलग अलग कल्प है उसके साथ हम दे सकते हैं। तो वर्धमान प्रयोग करना है प्रॉपर्टी का, तक्र कान पे पेशेंट को रखना है, तक्र लेने के लिए बोलना है, उसमें साथ जीरा मिक्स करने के लिए, जीरक मिक्स करने के लिए बोलना है, ठीक है। एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है। तो पहला जो प्रॉपर्टी का वर्णन आया है तो रसोपर्पटी है। रसोपर्पटी अक्षिकुट शोध पांडु रोमहर्ष ऐसी अवस्था में या कफज ग्रहण की अवस्था में ज्यादा यूजफुल है। क्लिनिकल पर्सपेक्टिव देखें हम तो उपीडी में दीपन पाचन या जंतुग्न कर्म करने वाली ये प्रॉपर्टी बताई गई है। ज्यादातर गृहिणी, अर्श, जीर्णाग्नि मांद्य, अतिसार, ऐसे कंडीशंस में हम प्रॉपर्टी का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी अतिसार में ग्रहण शक्ति नष्ट हो जाती है, तो उसमें अफीम या स्तंभक जैसी औषधियां हैं, जिस रस प्रॉपर्टी में एक वर्णन है उसमें, उसमें हम ज्यादातर रस प्रॉपर्टी देके ये सब अवस्था कम कर सकते हैं, इमीडिएट कम कर सकते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो पंचामृत प्रॉपर्टी नाम से है। इसका जो कार्यक्षेत्र है ये उंडुक, पक्वाशय, ग्रहणी और यकृत, ये सभी एरिया पे है। आपको अगर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है इसका अगर चयन नहीं करने आता, आपको पता नहीं है, आप इनिशियल प्रैक्टिस में हो, तो सिंपल पंचामृत प्रॉपर्टी यूज करनी है, कुछ नहीं करना है। पंचामृत प्रॉपर्टी ये सभी ग्रहणी के अवस्था में दे सकते हैं आप।
तो गृहिणी के चारों चरण में ये पंचामृत प्रॉपर्टी कारीगर है। पेशेंट को आपको 3-4 मेडिसिन देने हैं तो उसमें एक प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन कैसे मिलता है मैं आपको बताऊंगा। तो यादव जी त्रिकम जी ने वंग और यशत भस्म उसमें मिला के सप्तामृत प्रॉपर्टी का भी निर्माण किया है। पंचामृत में भी ये दो घटक मिला है तो ज्यादा गुणकारी होती है, ऐसा उनका मानना है। तो उसमें पारद गंधक कजली है, ताम्र भस्म है, लोह भस्म है, अभ्रक भस्म है। तो ये सभी गृहिणी पे अच्छे काम करने वाले कल्प है। बाद में देखेंगे हम। हाँ, कॉम्बिनेशन कैसे देना है देखो आप, ये भी इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। पंचामृत प्रॉपर्टी के साथ प्रवाह पंचामृत बिलवादी चूर्ण अनुपात तक्र, ये मैं यूज करता हूँ बहुत। कफश ग्रहणी में पंचामृत प्रॉपर्टी के साथ ताम्र भस्म यूज कर सकते हो, बिलवादी चूर्ण यूज कर सकते हो। दूसरा योग है पंचामृत प्रॉपर्टी के साथ कपर्दिक भस्म या अग्नि कुमार रस, या और कोई कल्प दे सकते हो अगर कफश ग्रहणी है। तो पित्तश वातश, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिए हैं, आप अलग अलग यूज कर सकते हो। तो ये दोनों है। आगे देखेंगे हम रस प्रॉपर्टी। ये रस प्रॉपर्टी पंचामृत प्रॉपर्टी मार्केट में मिलती है क्या? यस, ये दीज आर मार्केट प्रिपरेशंस अवेलेबल ऑलरेडी। तो जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था कि अगर हम ये चिकित्सा क्यों देख रहे हैं, ये सब क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमें यूज करते आना चाहिए। तो ये सभी फॉर्मुलेशन मार्केट में अवेलेबल है। दूध पापेश्वर कंपनी जो है अच्छी बनाती है, मैं उसका ही यूज करता हूँ मेजरली। तो मैं आगे उसका अलग अलग 2-3 रेफरेंस और बताऊंगा कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी वो थोड़ा प्रॉपर्टी जैसे बनाती है। जैसे कोटस प्रॉपर्टी नाम से एक कल्प आता है, वो उनका थोड़ा प्रोपराइटरी कल्प है, तो वो भी अच्छा बनाती है, ठीक है। यस, आगे स्वर्ण प्रॉपर्टी, ये एक्सलेंट कॉम्बिनेशन है। अति जीर्ण या इंटरनल कॉक्स की जो ट्रीटमेंट होती है, इसमें स्वर्ण प्रॉपर्टी का बहुत यूजफुल योग है। पित्त प्रदान अगर है पेशेंट, उसमें भी ये प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है। ये दीपक पाचक है, योगवाही है। एक तो स्वर्ण है इसमें, तो स्वर्ण मतलब बल्य है, रसायन है, और त्रिदोष नाशक है। तो ये बलवर्धन करने वाला उत्तम कल्प है। और गृहिणीम विविधान हंति यक्ष्माणम से विशेषता, ऐसा श्रुति में आया है। तो जिसमें यक्ष्माणम विशेषता ऐसे आया है, तो यक्ष्मा का अगर हम थोड़ा जो लक्षण है, अगर वो कॉक्स की तरफ देखेंगे, टीबी की तरफ देखेंगे, तो इंटेस्टाइनल कॉक्स जो है कंप्लीटली, उसमें विशेष उपयुक्त कल्प है गृहिणी में स्वर्ण पर्पटी, ठीक है। उसका कॉम्बिनेशन किसे देना है मैंने दिखाया है यहाँ पे। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में स्वर्ण पर्पटी के साथ वंशलोचन, मधु या नवनीत के साथ आप उसमें प्रवा भी मिक्स कर सकते हो। दूसरा योग है स्वर्ण पर्पटी के साथ मौक्तिक कामदुधा या कुटच घन, और बिलवादी अवलेह या बिलाजिल नाम से एक अवलेह मिलता है, वो मैं अगली पार्ट में लेने वाला हूँ कैसे मिलता है वो, ठीक है। तो दिस इज वेरी बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर, ये आप दोनों दे सकते हो। इस मार्केट में अवेलेबल है क्या? यस, कंप्लीटली अवेलेबल है। दीज आर वेल प्रिपेयर्ड बाय दूध पापेश्वर फार्मेसी। या अलग अलग भी ऐसी कुछ नहीं इसीलिए लेना है, बैद्यनाथ से भी मिलती है, अलग अलग कंपनी बनाती है। कुटस पर्पटी वटी नाम से एक टैबलेट मिलती है दूध पापेश्वर की। अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं करना, एक स्टेज है आपको बस पेशेंट को टैबलेट ही देना है, तो कुटस पर्पटी नाम से एक टैबलेट आती है। ये 2-3 पर्पटी का कॉम्बिनेशन विद टैबलेट्स है, ये आप डायरेक्टली प्रिस्क्राइब कर सकते हो, ये भी अच्छा काम करता है, ठीक है। यस, अलग अलग कल्प देखेंगे हम, लोह प्रॉपर्टी, ताम्र प्रॉपर्टी, विजय प्रॉपर्टी, बोल प्रॉपर्टी, ये मेजरली अन्य अन्य अवस्था में आप दे सकते हो। आगे देखेंगे। यस, अभी लास्ट जैसे हम बताएंगे ग्रहणी का रसायन करना है। अभी ग्रहणी की चिकित्सा हो गई, हम लास्ट चरण में है। तो हम ग्रहणी का रसायन कैसे कर, क्योंकि हमें हमारे पास अपुनर्भव चिकित्सा का वर्णन आया है, अपुनर्भव चिकित्सा करनी है, तो हमें उसको रसायन करना है। तो जीर्ण धातुगर जीर्ण जो व्याधि है, या धातुगत अतिसार है, धातुगत दोष गए हैं, ऐसे अवस्था में हमें जो कल्प यूज करने हैं, उसमें रसायन कल्प में जो प्रामुख्य से कल्प आते हैं, उसको वसंत कल्प कहते हैं। वसंत कल्प का इतना इंपॉर्टेंस है, आपको मैं बताऊं कि वेरी इंपॉर्टेंट इन 2-3 चिकित्सा में इंपॉर्टेंट है। कोई भी कैंसर का रोगी हो, इसको जीर्ण बहुत दिनों से कोई थकान हो, ज्वर हो, ऐसी कंडीशन में वसंत कल्प यूज होता है। गृहिणी के चिरकालीन अवस्था में वसंत कल्प यूज होता है, जीर्ण ज्वर में होता है। और एक मेजर कंडीशन आपको बहुत सारे को पता होगी, वो होता है कि गर्भिणी अवस्था में, गर्भिणी अवस्था में महाराष्ट्र में वैद्य बहुत सारे वैद्य हैं जो 3 3 महीने में अलग अलग वसंत कल्प का चयन करते हैं। लघु मालिन्य वसंतम, मधु मालिन्य वसंत और स्वर्ण मालिन्य वसंत। मैं आपके दिखाने वाला हूँ आपको।
तो वो बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो लघु मालिनी और स्वर्ण मालिनी का कॉम्बिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। तो पहले उसमें क्या है, रसक या खरबर जिसे बोलते हैं, मरीच, और उसमें भावना होती है नींबू और नवनीत की, नवनीत नवनीत की भावना होती है उसमें। तो मेजरली जो छोटे बच्चे होते हैं, गर्भिणी होते हैं, ये उसमें रसाजीर्ण बारंबार होने की संभावना होती है, या अनन्नाभिलाषा होना, पेट में जलन होना, या मुंह में खट्टा स्वाद आना, फ्रेश नहीं लगना, ऐसी कंडीशन में, या कंटिन्यूस मंद ज्वर रहता है, इसमें हम लघु मालिनी वसंत दे सकते हैं। स्वर्ण मालिनी वसंत जो है उसमें स्वर्ण भस्म है, मुक्ता भस्म है, हिंगुल है, रसक और मरीच है, नवनीत लींबू की भावना है, स्वर्ण भस्म का कॉम्बिनेशन इसमें है। तो ज्यादा ये पित्तज ग्रहणी में, सरक्त मल प्रवृत्ति में, ठीक है, क्रॉन डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऐसी कंडीशन में हम बहुत अच्छा काम करता है ये। वसंत गल्प में हम स्वर्णमालिनी वसंत का योग है, वो लवंग या चतुस्सम चूर्ण, उशिर का चूर्ण उसके साथ दे सकते हैं, नवनीत या खड़ी शक्कर के साथ। ये बहुत स्पेसिफिक अनुपान आया है, पेशेंट को बोलना है लूणी के साथ लेना है, लूणी 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 आपको पता है, नवनीत जिसे बोलते हैं वो, उसके साथ देने के लिए आया है। एक मंडल सेवन अगर हम करते हैं तो पेशेंट का अच्छा वजन बढ़ जाता है। जो पेशेंट में हमें वजन बढ़ाना है, वेट गेन करना है, तो कोई भी वेट गेन वाली मेडिसिन अगर आपको देनी है तो उसमें वसंत कल्प ये प्राइमरी है, आप ध्यान में रखो, ठीक है। इसको हम कंप्लीटली 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ऐसे देते हैं तो अच्छा वजन वेट गेन होता है, ठीक है। लघु मालिनी वसंत का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे 64 चिचुली, दाढ़ी मास्टर चूर्ण, इसके साथ मधु के साथ हम दे सकते हैं। ये स्रोतोशोधन करना और धात्वाग्नि दीपन करना और ग्राही कर्म करना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा काम करता है। मार्केट में मिलते हैं लघु मालिनी वसंत, स्वर्ण मालिनी वसंत और मधु मालिनी वसंत, तीनों कल्प मिलते हैं, तीनों के अलग अलग रेफरेंस है और तीनों को अलग अलग अवस्था है, आप ऐसे चूज कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में आएंगे हम चांगरी गुरुत, ये जो है इसका ग्रहणी बल्य विशिष्ट कल्प वर्णन किया गया है, क्योंकि आम्ल रस है, उष्ण वीर्य है, और ये मांस शोषक का काम करता है। चांगरी ये जो वनस्पति है स्पेसिफिकली क्या करती है कि ये आकुंचन करती है, ठीक है। तो ये गुद भ्रंश में ज्यादातर चांगेरी का उपयोग होता है, तो वो घृत का भी वैसे ही काम कर सकते हैं हम। तो हमें ग्रहणी की अगर हमें शक्ति बढ़ानी है और वो ग्रहणी का ग्राही कर्म और अच्छा करना है तो ऐसा कल्प देना चाहिए, ऐसा घृत देना चाहिए तो जो मांस शोषक करता, संकोचन करेगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत ज्यादा अतिसार होने की वजह से ग्रहणी को एक शैथिल्य आ जाता है, ग्रहणी एक लूज हो जाती है, और कोई भी हम पेशेंट अगर बोलता है कि मैं कुछ भी खा रहा हूँ तो डायरेक्टली वैसे ही बाहर निकल जा रहा है, पेट में कुछ रहता ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें मांस शोषण करने के लिए, संकोच करने के लिए गुदभ्रंश, ऐसी कंडीशन में चांगेरी गुरुता बहुत अच्छा यूज होता है। और उसी के साथ में मांसोधोती को या मांस को संकोचन करने के लिए मूषक तेल का भी यूज आया है। मूषक तेल मतलब प्रॉपर मूषक से ही बनाते हैं, वो मूषक के अंतर होते हैं, मूषक मतलब मांस, ठीक है, उसके अंतर से वो तेल सिद्ध करते हैं, उसका पीछू देना या उसका बस्ती देना, ऐसा भी विधान आया है गुद भ्रंश की चिकित्सा में या योनि भ्रंश की चिकित्सा में। यूट्राइन प्रोलैप्स की कंडीशन जो है, वजन प्रोलैप्स में, वजन प्रोलैप्स में ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। लास्ट में हम देखेंगे नारसीय चूर्ण। नारसीय चूर्ण ये कल्प जो है ये वाजीकरण अधिकार में है, वैश्य रत्नावली में, अष्टांगहृदय में भी ये सही अधिकार में है, वाजीकरण अवस्था में। वो जो है अच्छा, मतलब दीपन करना, ब्रूहण करना, ऐसा अच्छा कल्प है। ब्रूहण करता है लेकिन अग्निमंद नहीं होने देता, इसका सभी मधुर रसात्मक या ब्रूहण अधिकार का कल्प है, उसमें सभी रसायन द्रव्य है, ब्रूहण करने वाले द्रव्य है, मगर अग्निवर्धन करके ब्रूहण करने वाले द्रव्य है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब शतावरी जैसा बस आपने अगर बस शतावरी दे दिया, कोई भी ब्रूहण कल्प दे दिया, तो वो मधुर मधुर शीत होने की वजह से वो अग्नि दीपन नहीं करेगा, मगर ये ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये दीपन भी करेगा और ब्रूहण भी करेगा, ये दोनों कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे मिलता है। तो नारिकेल चूर्ण हम लास्ट में हम दे सकते हैं। लास्ट में देखेंगे बल्य कर्म की विविधता क्या है। पहले चक्र देना है, अग्नि है, स्रोतशोधक है, पर्पटी कल्प देना है, आहार रस पे काम करती है, अग्नि को बढ़ाने का काम करती है, चांगेरी गुरुत या मूषक तेल का उपयोग करना है हमें, वसंत कल्प देने हैं कहाँ पे, रस रक्त धात्वाग्नि का दीपन करना, स्रोतोशोधन करना, रक्त धातु पे विशेष कर्म करना, ठीक है। और नारसिंह चूर्ण जैसे कल्प है जो भार वृद्धि करना और मतलब अग्निदीपन और ब्रोन ये साथ में करने वाले कल्प है, ठीक है। लास्ट में देखेंगे गृह चिकित्सा का पूर्ण काल के, हम ये थर्ड पार्ट जो है हम अभी चिकित्सा समाप्त करने वाले हैं। अगले पार्ट में हम बस ओपीडी केसेस या अन्य कल्प अनुभूतियों या फॉर्मुलेशन देखेंगे। तो
पहला पार्ट में हम देखा था, इससे पहले जो लेक्चर आपने सुना है उसमें मलपाचन 2 महीने, दोषपाचन 3 से 5 महीने या 2 से 3 महीने, अग्निदीपन हम इसी लेक्चर में देखा हमने, अग्नि संदुक्षण, धामपान स्थिरीकरण और अग्नि बल्य कर्म, ये 9 से 12 महीने, ये कंप्लीटली 1 साल लगता है पेशेंट को। गृहिणी चिकित्सा पूरा होने में, इरिवर्सिबल होने में 1 साल लगता है। पेशेंट के सिम्टम्स 2-3 महीने में कम हो जाएगी। पेशेंट अगर बाद में नहीं आया तो वो फिर से आ जाएगा गृहिणी, ठीक है। तो ये मैंने जिसे आपको रोड मैप दिखाया है, ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आपको ये करना है। चिकित्सा का क्रम, समय दिग्दर्शन मात्र, मतलब आपको समय पता होना चाहिए कितना कितना लगेगा। चरण के अनुसार कौन से स्टेज में कौन सा क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। और कल्प का चयन, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक कल्प दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत कल्प है, वो आप सोच समझ के दोषो दोष समूर्चना की तरफ से सिद्धांत को समझ के उस पे ऊपर कल्प का चयन खुद कर सकते हो। यही कल्प यूज करना है ऐसा कुछ नहीं है ग्रंथ में, ऐसा इसके एग्जाम्पल दिए होते हैं वो हमने यहाँ पे बताए। इसके अलावा भी बहुत कल्प और बहुत द्रव्य आप यूज कर सकते हो, ठीक है। रिसर्च, चित्रगादिवटी, कुटरा, परपटी कल्पना में सभी में अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर में रिसर्च हुआ है गृहिणी में, ठीक है, आपको पता है। यस। अभी लास्ट पार्ट जो आप नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उसमें क्या होगा, अलग अलग कल्प देखेंगे हम, अनुभूति योग, फॉर्मुलेशंस कैसे बनाते हैं गृहिणी के सभी स्टेजेस में, हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और केस डिस्कशन करेंगे, एक्चुअल केस प्रेजेंटेशन में मेरे खुद के केस प्रेजेंट करूंगा आपके साथ कि मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स है, वो 1 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 2 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो उसको, वो पेशेंट्स को मैंने कैसे कैसे स्टेज में कौन से मेडिसिन चेंज किए, कौन से कल्प हमें कम करने होते हैं, ज्यादा बढ़ाने होते हैं, मतलब अग्नि का बढ़ाना कैसा होता है, रसायन पे कैसे पेशेंट लेके जाते हैं, वो हम केस डिटेल में देखेंगे। और मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। हमारे पास पेशेंट आता है कि एंडोस्कोपी किया, लेप्रोस्कोपी किया या कोलोनोस्कोपी किया, एच पॉलिरी किया, ये सब हमारे पास फाइल रखता है सामने। तो उसका इंटरप्रिटेशन हम आयुर्वेद संभाषा में या आयुर्वेद परिभाषा में कैसे करें, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्यों बहुत यूजफुल है वो, क्योंकि उससे हम पेशेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो हमें आंसर ही देना होता है वो रिपोर्ट्स पे, ठीक है। यस। तो आई थिंक दिस इज फॉर टुडे। मुझे लगता है ये मैंने मेरी तरफ से बहुत आपको इजी लैंग्वेज करके समझाने का प्रयास किया। किसी को आप अगर क्वेश्चन है वो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। आपको कैसा लगा सेशन वो आप बता सकते हो। यस, माइक ऑन कर भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, आपको समझ में आया। यस, ओके, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। यस, गृहिणी में कुटच सर एक क्वेश्चन। गणपति। हाँ, बोला बोला। सर मैं कह रहा था कि चित्रकादि बटी और अग्निटुंडी बटी, तो हाँ इन हाँ, दोनों में से अग्नि बढ़ाने के लिए ज्यादा अच्छी मेडिसिन कौन सी रहेगी? दोनों यूज कर सकते हो, मगर मैंने जैसे बताया था कि चित्रकादिवटी गृहिणी के फर्स्ट स्टेज का फॉर्मुलेशन है, ठीक है। उसमें हम्म। क्योंकि दोनों क्षार है, 5 लवण है, हम्म। ठीक है, और सभी दीपन पाचन द्रव्य है। अगर पेशेंट हम्म। को हम डायरेक्टली जैसे हम सामान्य तौर पे हम दे सकते हैं तो चित्रकादिवटी बहुत यूजफुल है। अगर पेशेंट का हम्म। अग्निमांद्य बहुत ज्यादा है, पेशेंट को जी। नॉर्मल आपके कल्प से भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम अग्निदुंडी हम्म। वटी पे जा सकते हैं, क्योंकि उसमें विष कल्प है, मतलब वत्सनाभ है। एक ग्रंथ के रेफरेंस में तो कारस्कर भी है, मतलब कुचला भी है, तो वो ज्यादा तीक्ष्ण हम्म। हो जाता है। पित्त प्रकृति का अगर व्यक्ति है तो अग्निदुंडे में उससे ज्यादा जलन होना, कभी कभी उसको उदरशूल होना, ऐसी लक्षण दिखाई देते हैं। ओके। जी। ठीक। थैंक यू सर। यस, कफज अवस्था है तो अग्निदुंडी ज्यादा देना चाहिए, या शूल है पेट में, या आमवात की कंडीशन है, मतलब आमवात के शूल भी है, हाथ में पेन होना है और उसके साथ अग्निमांद है, उसमें अग्निदुंडी अच्छा काम करेगा। और जनरल आप गृहिणी का लक्षण देखेंगे तो आप चित्रगति वटी दे सकते हैं। यस, ठीक है सर। ठीक। भी बता सकते हो। ये लाइव लेक्चर सुनना यही इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्डिंग सुन के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें जो क्लैरिटी आती है वो रिकॉर्डिंग में आप कैसे आप कान में लगाते हो और कुछ और काम करते हो तो उसमें आपको लिंक नहीं लगती लेक्चर की, ठीक है। तो उसका इसका आगे का जो पार्ट है, पार्ट 4, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम डायरेक्टली फॉर्मुलेशन देखेंगे। ओके।
यस, समझ में आया आपको? आई थिंक सभी को समझ में आया, ऐसे में मान रहा हूँ। ओके। यस, साउथ के सभी कषाय हम बिफोर फूड ही देना चाहिए। बहुत सारे वैद्य बाद में भी देते हैं, मगर बिफोर फूड देने का विधान यही है। मतलब वैद्यों से मैंने बात की तो उसका एब्सॉर्प्शन ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो द्रव कल्पना है, उसमें अग्नि का संस्कार हुआ है मगर ज्यादा नहीं हुआ है। मतलब असवरिष्ठ जैसा तीक्ष्ण कल्पना नहीं है वो, ठीक है। तो उसका मगर खाने से पहले देते हैं तो उसका रस रक्त अभिसरण में ज्यादा एब्सॉर्प्शन होता है, और अग्नि बढ़ाने का भी बहुत अच्छा काम करता है, तो वो खाने से पहले देना उचित है। यस, फर्स्ट और सेकंड सेशन का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। इससे पहले आपने अगर अटेंड किया, आपने फॉर्म अगर फिल किया है, तो आपको सभी के रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। और इससे पहले के सेशंस के हमने रिकॉर्डिंग्स डायरेक्टली हमने यूट्यूब पे डाले हैं। इसका हम यूट्यूब पे डालेंगे ऐसा हमें अभी तो नहीं लगता, इसलिए हमने वो थोड़ा सा सिक्योर रखा है। यस, इसलिए हम वो ओपन अप नहीं करें, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये सब पेड लेक्चर्स के हैं। इतना डिटेल हम मैं ले रहा हूँ, तो ये आप थोड़ा लाइव अटेंड करना ही चाहिए इसको। मतलब पाचन के बाद प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि पंचामृत प्रॉपर्टी जो है, वो आप करनी के कौन से भी अवस्था में स्टार्ट कर सकते हो। वो पाचन का भी काम करेगा, ग्रहणी बल्ले भी काम करेगा, और जो स्रोत शोधन है या सूक्ष्म दोषण का पाचन है वो भी करेगा। तो वो आप मल पाचन के बाद में ग्रहणी पंचामृत प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, एनीवन? ओके, थैंक यू। और आपके जो दोस्त हैं, जो ये सेशन सुनना चाहते हैं और अलग अलग हम डिसीज पे लेंगे और पूरा क्लिनिकल लेंगे, तो उनको भी ये लिंक शेयर करो। आप ग्रुप में ज्वाइंट हो जाओ, ग्रुप में डिस्कशन करो, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और कोई स्टूडेंट और जुड़ना चाहता है तो उनको भी आप फॉर्म का लिंक शेयर कर सकते हो, या ग्रुप का भी लिंक शेयर कर सकते हो। वो ग्रुप में जुड़ के आप आगे के सेशन हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, एनीथिंग? ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं है तो हम आगे का सेशंस जल्दी अनाउंस करेंगे, और उसका पार्ट 4 भी हम देखेंगे। ये चारों पार्ट हम आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू।